दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भारी तूफान आ चुका है। अब ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। जगह जगह लोग अवेकन हो रहे हैं और उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ रही हैं। कुछ लोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने अपनी ट्रिब्यूलेशंस को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर वैंग जीकांग की जिंदगी बेकार दिशा में जा रही है। आज से लगभग 14 साल पहले उसके पिता ने लगातार कल्टीवेशन करके इमॉर्टल लॉर्ड का दर्जा हासिल कर लिया था, पर उनके इस ओवर पावर्ड लेवल का उनके बेटे को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। वैंग जीकांग एक आम और कमजोर लड़का है। उसका ग्रेजुएशन एग्जाम बिल्कुल सर पर खड़ा है, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि उसके पास एग्जाम फीस भरने तक के पैसे नहीं है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही वो ऐसी स्थिति में फंसा है जहां उसने अपनी हार मान ली है। पैसों की तंगी ने उसकी जिंदगी झंड कर दी है। उधर मकान मालिक और मां आकर उसके सर पर खड़ी हो जाती हैं और किराया मांगने लगती हैं। बेचारा वैंग जीकांग आह भरता है। तभी उसकी हालत और खराब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी हरकतें पकड़ी गई हैं। असल में वो छिपकर एक माँ बेटी को देख रहा था। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक तरफ तुम्हारा एग्जाम सर पर है, जेब में पैसे नहीं है और ध्यान फजूल हरकतों में लगा है। लगता है राइटर ने यहाँ थोड़ा सस्ता मसाला डालने का सोच लिया था। खैर, उसकी मां गुस्से में कहती है कि उसने उन्हें शर्मिंदा करके रख दिया है। वो धमकी देती हैं कि अगर उसने जल्दी रेंट नहीं दिया तो टीवी भी देखने को नहीं मिलेगा। वैंग जीकांग बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो न्यूज़ देख रहा था जिसमें बताया गया कि जो लोग अवेकेंड हैं उन्हें रेंट में डिस्काउंट मिलता है। ये एक्सक्यूज सुनकर कोई भी सर पीट लेगा। तभी कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है। कमरे में अचानक एक साया प्रकट होता है जिसे देखकर वैंग जीकांग घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ये भूत कहां से आ गया। तभी वो साया उसको बेटा कहकर पुकारता है। वैंग जीकांग गुस्से में आता है कि ये कौन बेवकूफ बिना वजह उसके पिता बनने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखता है कि उसके पिता तो 14 साल पहले कल्टीवेशन करके सच्चे इमॉर्टल बन चुके थे। तभी उस होलोग्राम से आवाज आती है कि भले ही तुम एक फेल इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो अपने पिता के इस महान नाम को आगे बढ़ा सकते हो। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसे अपना सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए अच्छे काम करने होंगे जिससे उसे बिगिनर्स पैकेज मिल सके। शुरुआत में वैंग जीकांग को लगता है कि ये कोई नया स्कैम चल रहा है, पर जब वो साया उसे निजी जिस्म के निशानों के बारे में बताता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये वाकई उसके असली पिता वैंग तियानडाओ ही हैं। यहाँ पर कॉमेडी का अजीब तड़का लगाया गया है। वैंग तियानडाओ रोते हुए कहते हैं कि वो अभी हाल ही में डाओ के साथ हारमोनी में पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। इसके बाद वैंग तियानडाओ चेतावनी देते हैं कि हेवनली डाओ अभी ऑपरेट कर रहा है और उनका इस तरह लंबी बात करना खतरनाक हो सकता है। अगर उसने अच्छे काम करके स्थिरता को नहीं बनाया तो उनका कनेक्शन टूट सकता है और उनके मर्ज होने का प्रोसेस रुक जाएगा। वैंग जीकांग को अगला टास्क मिलता है कि बाहर जाओ और सिस्टर लौ की मदद करो। वैंग जीकांग चिढ़ते हुए कहता है कि उनका नेटवर्क तो सस्ते 3D कनेक्शन की तरह धीमा है। वो परेशानी में बाहर भागता है और सिस्टर लौ को जोर से पुकारता है, पर असल में वहां कोई खतरा नहीं था। वहां सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली थी जो दीवार से कूदकर नीचे जा चुकी थी। भाई, वाकई में ये कैसा ओवर पावर्ड सिस्टम है जिसका पहला मिशन एक आम सी बिल्ली को देखना है। सारा प्लॉट आर्मर यहाँ फिजूल सीन पर वेस्ट कर दिया। वैंग जीकांग गुस्से में अपने पिता पर भड़कता है कि उन्होंने उसे फालतू में बेवकूफ बनाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है। उसका वीआईपी लेवल सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका होता है। उसे तुरंत एक शानदार न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है जो रैंडमली अकाउंट में ड्रॉप होता है। इसे ओपन करते ही उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन सीधे 99 पॉइंट बढ़ जाती है। उसकी नॉर्मल स्पिरिचुअल सेंस जो पहले सिर्फ 52 थी, वो एक झटके में सीधा 151 पर पहुंच जाती है। ये अचानक मिला नया बफ उसे बेहद शानदार और ताकतवर महसूस करवाता है। उसकी एबिलिटी अब पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। अगले दिन टियानान मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टेस्टिंग के दौरान बच्चे वैंग जीकांग का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल सेंस आज भी 52 होगी। एक क्लासमेट नाटक करते हुए उसकी स्ट्रेंथ चेक करने आता है, पर जैसे ही वैंग जीकांग ट्रस्ट देता है, मीटर पर 423 का गार्डियन वैल्यू दिखता है। सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। ये सब उसके टियानडाओ की लेगेसी का नतीजा था। अचानक एकेडमी में भारी लॉकडाउन लग जाता है और बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया जाता है। पता चलता है कि किसी की पेटी बना दी गई है और एकेडमी पर खतरा मंडरा रहा है। वहां गेंजी माइन नाम की जगह के बारे में बात चलने लगती है, जहां किसी ट्रायल में सरवाइव करने का रेट कम और टिकट कटने के चांसेस 93% तक थे। कुछ लोग सोचते हैं कि वहां न जाने पर भी टिकट कटने के चांसेस 98% हैं, तो क्यों ना सीधा स्पेशल एग्जाम में लड़ा जाए। इसी दौरान फोकस क्लास में शिफ्ट होता है, जहां वैंग जीकांग का दोस्त जियांगशिन बुरी हालत में मिलता है। लियू जीबाओ नाम के घमंडी लड़के ने जियांगशिन के साथ स्पारिंग के दौरान बुरी हरकत की थी। जियांगशिन ने हार मान ली थी, लेकिन लियू जीबाओ ने
जानबूझकर ताकत का इस्तेमाल किया और उसका हाथ डिसलोकेट कर दिया। ये वैसी बात थी जैसे किसी का करियर शुरू होने से पहले ही पैक कर दिया जाए। लियू जीबाओ वैंग जीकांग का मजाक उड़ा रहा था कि बेकार स्कोर वाला लड़का अब स्पेशल एग्जाम देगा। जब लियू जीबाओ इन्हें लूजर्स कहकर जाने लगता है तब वैंग जीकांग का गुस्सा आसमान छू लेता है। वो उस घमंडी लियू जीबाओ को रोकता है और अपने नए ओवर पावर्ड अंदाज में कहता है कि जियांगशिन से माफी मांगो वरना आज तेरा सिस्टम हैंग कर दिया जाएगा। वैंग जीकैंग, जिसके अंदर अब सिस्टम का भारी बफ आ चुका है, सीधा उस घमंडी लियू जीबाओ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे वही रोक देता है। वो आंखों में आंखें डालकर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी को इस तरह चोट पहुंचाने की, और वो उसे तुरंत जियांगशिन से माफी मांगने का आदेश देता है। लियू जीबाओ, जिसका गुरूर आसमान छू रहा था, मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक कचरा इंसान जिसका स्पिरिचुअल सेंस कल तक सिर्फ 52 था, वो आज उसे ऑर्डर देने की हिम्मत कर रहा है। पास में खड़ा जियांगशिन डर के मारे कांप रहा होता है। वो वैंग जीकैंग को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इस बुली को हरा नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि वो शांत रहे। लेकिन वो शांति से उसे रिलैक्स करने को कहता है और विश्वास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। भाई, ये क्या लॉजिक है? अभी कल तक जो लड़का किराए के लिए रो रहा था, आज वो सीधा एकेडमी के सबसे खतरनाक गुंडे से भिड़ने चला है। लगता है राइटर ने जल्दी ओवर पावर्ड बटन दबा दिया। लियू जीबाओ का गुस्सा भड़क जाता है। वो शर्त रखता है कि अगर वो घुटनों पर बैठकर उसे बाप मानेगा तो वो सब भूल जाएगा। वाह, विलन्स के पास घुटनों पर बैठने के अलावा कोई डायलॉग नहीं होता। इनका पूरा दिमाग ही यहाँ हैंग हो चुका होता है। वैंग जीकैंग को इसकी बकवास सुनकर चिढ़ मचने लगती है और वो कहता है कि तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। ये सुनकर लियू जीबाओ पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक मामूली लड़का ओपनली चैलेंज कर रहा है। वो चीखता है कि आज इसका टिकट कटना बिल्कुल तय है। वो पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। तभी एक चमत्कार होता है और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो जगह से हिलता तक नहीं बल्कि नई एबिलिटी इस्तेमाल करके जोरदार मुक्का मारता है। एक ही झटके में लियू जीबाओ जमीन पर गिरा होता है और चीख रहा होता है कि उसका हाथ सुन्न पड़ चुका है। एक पंच ने बदमाश की पेटी बना दी। यहाँ तो फिजिक्स और लॉजिक दोनों का ही टिकट कट गया भाई। वो नया नियम लागू करते हुए कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने कमजोर को परेशान किया तो उसका यही अंजाम होगा। लियू जीबाओ धमकी देने लगता है कि वैंग जीकैंग ने गलती कर दी क्योंकि उसका बाप डोंगहाई सिटी के इमॉर्टल कल्टीवेशन हॉल का मास्टर है। पर हीरो कहां डरता। वो सोचता है कि उसका अपना बाप तो एक इमॉर्टल लॉर्ड है। वैंग जीकैंग उसे धमकाता है कि जियांगशिन से माफी मांगो वरना दूसरा हाथ भी पैक कर दिया जाएगा। लियू जीबाओ डर के मारे माफी मांगता है और भाग जाता है। ठीक उसी पल वैंग जीकैंग के दिमाग में सिस्टम गूंज उठता है। सिस्टम उसे बधाई देता है क्योंकि उसने दोस्त के लिए आवाज उठाई और अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। उसकी गार्डियन वैल्यू में 100 पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। वो रिडीम का कमांड देता है। सिस्टम बताता है कि उसका वीआईपी लेवल अपग्रेड हो चुका है। उसकी स्पिरिचुअल सेंस बढ़ जाती है, स्पीड दुगनी हो जाती है और एक नया गिफ्ट पैक मिल जाता है। वो ओवर पावर्ड एबिलिटी महसूस करके खुश होता है। वो समझ जाता है कि कमजोर लोगों की रक्षा करना जरूरी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अकेडमी का टीचर मिस्टर यांग आकर कड़ी आवाज में उससे सवाल करता है कि क्या उसने लियू जीबाओ को चोट पहुंचाई है। वो गुस्से में कहता है कि इसका बर्ताव कितना गिर चुका है। वैंग भोलेपन का नाटक करके कहता है कि ये तो सिर्फ क्लासमेट्स के बीच एक छोटी स्पारिंग थी और ऐसे खेलकूद में चोट लगना आम बात है। पर टीचर उसकी बात नहीं सुनता। वो इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर सामने वाले का हाथ डिसलोकेट कर दिया है। मिस्टर यांग सबके सामने घोषणा करता है कि अभी इसी पल से वैंग जीकैंग तियाननान मार्शल आर्ट्स एकेडमी का हिस्सा नहीं है और उसे तुरंत एक्सपेल किया जाता है। जियांगशिन घबराता है और कहता है कि क्या सजा ज्यादा नहीं हो गई। यहाँ पर वैंग जीकैंग का प्लॉट आर्मर दोबारा से चमकने लगता है। वो जोर से बोलता है कि मिस्टर यांग तो सिर्फ बॉडी कल्टीवेशन ग्रुप का हेड है, उसके पास प्रिंसिपल की कुर्सी नहीं है, तो उसे निकालने का हक किसने दिया। टीचर बनने की कोशिश कर रहा था पर यहाँ पूरा सिस्टम हैंग हो गया। वैंग जीकैंग चिल्लाता है कि ये टीचर सिर्फ लियू परिवार की चमचागिरी कर रहा है। मिस्टर यांग गुस्से में कहता है कि रुक जाओ, वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर ऑफिशियल ऑर्डर लेकर आएगा। टीचर के निकलते ही जियांगशिन घबराता है और कहता है कि वैंग पूरी तरह से पागल हो चुका है। टीचर से पंगा लेना बड़ी बेवकूफी है। वो समझाता है माफी मांग लो, एकेडमी से निकलना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन हीरो कहता है कि माफी मांगने का समय गुजर चुका है, इन लोगों को अब मुक्कों से ही सीधा किया जाएगा। वो पूछता है कि क्या दूसरा गुंडा ली रुम्बंग भी उसी क्लास 2 का ही हिस्सा है। जवाब हाँ मिलने पर वो तुरंत क्लास के दरवाजे पर पहुंचता है। वो लात मारता है और ललकारता है कि लड़के बाईं तरफ खड़े हो जाओ और लड़कियां दाईं तरफ। वो अकेला खड़ा होकर पूरी क्लास को चैलेंज कर रहा था। अंदर बैठे सभी लड़के सोचते हैं कि ये खुद की मौत को दावत दे रहा है, लेकिन वैंग चिल्लाता है कि ली रुम्बंग को बुला कर लाओ। अगले ही पल वहां एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है।
प्रिंसिपल के कमरे में तभी एक घबराया शख्स आकर बताता है कि वैंग जिकैंग ने अकेले ही पूरी क्लास 2 की पेटी बना दी है। एक भी बच्चा खड़ा होने के लायक नहीं बचा है। जैंग मैंग और सभी स्पेशल टैलेंट वाले लड़के पैक कर दिए गए हैं। इन बच्चों का अब ग्रेजुएशन का टिकट एकदम परमानेंट कट गया है। प्रिंसिपल गुस्से में चीखता है कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई। बाहर बच्चों में चर्चा होती है कि वैंग पागल हो चुका है और खतरनाक ली परिवार से सीधा भिड़ गया है। सबको लगता है कि उसकी गेम अब हमेशा के लिए ओवर है, पर वैंग कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस बुरे लोगों का सफाया किया है। वांग जिकांग का दोस्त घबराहट से कांप रहा है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है जो तुमने सबसे खतरनाक लड़के ली रोंगबोंग को चैलेंज किया। दोस्त चेतावनी देता है कि क्या तुम जल्दी अपना टिकट कटवाना चाहते हो। उसके मुताबिक ली रोंगबोंग कोई आम नाम नहीं बल्कि आतंक का रूप है। लेकिन यहाँ हमारा हीरो अलग स्वैग में खड़ा है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बेकार नाम है। वांग आत्मविश्वास से कहता है कि कल के बाद लोग सिर्फ उसका नाम याद रखेंगे। भाई ये क्या लॉजिक है? कल तक इसके पास रेंट के पैसे नहीं थे, आज एटीट्यूड पूरा एनिमे बॉस जैसा हो गया है। लगता है राइटर ने इसको प्लॉट आर्मर दे दिया। अगले दिन सिर्फ थ्योरी क्लास चल रही होती है। वांग कहता है कि कल वो इन सब की पेटी बना देगा। दोस्त हैरान होकर समझाता है कि प्रिंसिपल से माफी मांग लो। असल में ली रोंगबोंग एक अवेकन स्टूडेंट है जिसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है। ये सुनकर हमारा हीरो और खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अवेकेंट की पेटी बनाने में मजा आएगा। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस का अलग लेवल है। अगले दिन एकेडमी का मैदान खचाखच भरा हुआ है। सबको यही लग रहा था कि वैंग डर के भाग जाएगा, लेकिन तभी सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो मैदान में कदम रखता है। भीड़ से आवाजें आती हैं कि आज इसका टिकट कटना तय है। लोगों को लगता है कि वैंग को पता ही नहीं कि उसकी भलाई किस में है। वहीं भीड़ में घमंडी लियू जीबाओ खड़ा है जिसका हाथ वैंग ने पिछले एपिसोड में पैक किया था। वो मन में खुश हो रहा है कि आज ली रोंगबोंग इसकी ऐसी धुलाई करेगा कि हमेशा के लिए पैक कर देगा। आखिरकार दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। ली रोंगबोंग घमंड से पूछता है कि क्या तुम ही वैंग जिकांग हो? वो कहता है कि वो कब से इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था। वैंग शांत आवाज में जवाब देता है कि वो उसकी हिम्मत की दाद देता है कि उसने यहाँ आने की गलती की। भाई इनका एटीट्यूड देखकर लगता है दोनों सस्ती फिल्म के गुंडे हैं। ली रोंगबोंग गुस्से में लाल होकर कहता है कि पहले इसने उसके दोस्त की पेटी बनाई और फिर पूरी स्क्वाड को चैलेंज किया। ली रोंगबोंग धमकी देता है कि आज तू पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। वैंग तुरंत जवाब देता है, हिम्मत है तो रोक कर दिखा। अब यहाँ से असली एक्शन शुरू होता है। ली रोंगबोंग चिल्लाता है कि चुपचाप घुटनों पर बैठ जा और हार मान ले। तभी वैंग की आंखों के सामने उसका ओवर पावर्ड सिस्टम खुल जाता है। वो सामने वाले की जानकारी स्कैन करता है। सिस्टम बताता है कि ली रोंगबोंग का ऑरा लेवल 296 पॉइंट्स पर है, जबकि हमारे हीरो का ऑरा सिर्फ 228 पॉइंट्स पर है। मैथमेटिकली ली रोंगबोंग ज्यादा ताकतवर है और यहाँ हीरो का पैक होना तय था। लेकिन यहीं पर सिस्टम कमाल दिखाता है। ली रोंगबोंग ताकत से भयंकर हमला करता है और चीखता है कि तू इडियट है जो मुझ जैसे अवेकेंट से टक्कर ले रहा है। जैसे ही मुक्का वैंग की तरफ बढ़ता है, वैंग एक कमांड देता है। वो नया गिफ्ट पैक तुरंत ओपन करता है। पैक खुलते ही सिस्टम में चीट मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक अनस्टॉपेबल एबिलिटी मिलती है जो किसी लॉजिक को नहीं मानती। बस एक ही पल में वैंग बिना हिले काउंटर अटैक करता है। एक जोरदार धमाका होता है। धूल हटती है तो सिस्टम स्क्रीन पर विक्ट्री लिखा आता है। सब हैरानी से देखते हैं कि वैंग ने सिर्फ एक पंच में शक्तिशाली अवेकेंट स्टूडेंट की पेटी बना दी है। भीड़ में लोग चिल्लाते हैं कि क्या हम सपना देख रहे हैं? ये तो सिस्टम हैंग करने वाली बात है। लोग उसे अब एक सुपर जीनियस का खिताब देने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक अनजान आदमी आगे आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इन छोटे एकेडमी वालों की परवाह मत करो। तुम जैसे भयंकर टैलेंट को डोंगजियांग यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए। वो जोर से घोषणा करता है कि डोंगजियांग यूनिवर्सिटी इस स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ना चाहती है। रिक्रूटर बताता है कि उसने वैंग का ऑरा सर्च स्कैनर पर देखा था जो 300 पॉइंट से ऊपर चला गया था। एक अवेकेंट को ढेर करना सबूत है कि वो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। डोंगजियांग यूनिवर्सिटी उसे एक ऑफिशियल स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफर करती है जिसमें फीस फ्री होगी और सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ राइटर ने हीरो को इतना हैवी बफ दिया है कि दिमाग चक्कर खा जाए। तभी मिस्टर यांग बीच में कूद पड़ता है जिसने कल वैंग को एक्सपेल्ड किया था। वो घबराते हुए कहता है कि इस लड़के का रिकॉर्ड बेकार है। रिक्रूटर गुस्से में ताना मारता है कि एक शक्तिशाली स्टूडेंट को निकालकर लगता है टियाननान मार्शल आर्ट्स एकेडमी अपना काम बंद करना चाहती है। ये सुनते ही प्रिंसिपल भागता हुआ आता है और मक्खन लगाते हुए कहता है कि ये सब बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्रिंसिपल रंग बदलता हुआ कहता है कि ये गलती बेवकूफ मिस्टर यांग की थी और वैंग उनका फख्र है। प्रिंसिपल यहाँ तक कहता है कि जिसने उसे निकालने की कोशिश की वो उसकी टांगें तोड़ देगा। वैंग प्रिंसिपल को याद दिलाता है कि मिस्टर यांग ने क्या कहा था। प्रिंसिपल चिल्लाता है कि चुपचाप आओ और माफी मांगो। मिस्टर यांग डर के मारे माफी मांगता है। वैंग एटीट्यूड में अपना कान खुजाता है और कहता है कि आज हवा तेज है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
वहीं दूसरी तरफ छुपे हुए कमरे में लियू जीबाओ फोन पर अंडरग्राउंड गैंगस्टर को कॉल करता है। वो रोते हुए कहता है कि हेलो ब्रदर, मुझे स्कूल के एक लड़के ने बुरी तरह पीट दिया है। वो गुजारिश करता है कि एकेडमी को चारों तरफ से घेर लो। इधर स्कूल में जैंगशिन चेतावनी देता है कि वैंग ने बेवकूफी कर दी है। वो बताता है कि लियू जीबाओ का बड़ा भाई लियू जीकैंग है, जो टियाननान सिटी के अंडरग्राउंड फोर्सेस का बॉस है और खतरनाक अवेकेंड एबिलिटी रखता है। उसका दुश्मन बनना मतलब सीधा टिकट कटवाना। लेकिन हीरो के दिमाग में सिस्टम पॉप अप होता है। सिस्टम साइड क्वेस्ट ट्रिगर करता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करो और अंडरग्राउंड को साफ करो। इसे पूरा करने पर रेयर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हीरो मुस्कुराता है। तभी एकेडमी के गेट पर आवाज आती है। एक आदमी चिल्लाता है कि वैंग को बाहर निकालो, वरना हर मिनट एक स्टूडेंट की पेटी बनेगी। ये अवेकेंड गुंडा लियू जीकैंग होता है। थियानन काउंटी का सबसे शक्तिशाली अवेकनर लियू जीकैंग अपने आतंक का तूफान लेकर एकेडमी के दरवाजे पर खड़ा है। उसका ऑरा इतना भारी है कि आसपास खड़े लोगों की सांसें अटकने लगी हैं। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। निर्दोष बच्चे डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ घबराए बच्चे चिल्ला रहे हैं, पुलिस बुलाओ, लेकिन सब जानते हैं कि पुलिस के आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रिंसिपल के होश उड़े हुए हैं। घबराहट में कुछ लोग यहां तक कहने लगते हैं कि प्रिंसिपल को चुपचाप वांग जीकैंग को इस गुंडे के हवाले कर देना चाहिए। सबको लग रहा है कि एक लड़के की वजह से पूरी एकेडमी का टिकट कटने वाला है। इस भारी टेंशन में दोस्त जियांग शिन आता है। जियांग शिन घबराता हुआ दौड़ कर आता है और कांपते हुए उससे कहता है कि जल्दी पीछे वाली खिड़की कूदो और फरार हो जाओ। वो बताता है कि उसके परिवार के पास काफी पैसा है और वो अपने अमीर पिता से कहकर सबको बचा लेगा, पर इस वक्त यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। दोस्त की सच्ची वफादारी को देखकर वांग के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। वो बड़े आराम से कहता है कि तुम्हारी बात दिल को छू गई, लेकिन इन मामूली गली के कुत्तों से डरकर भागना उसके उसूलों के खिलाफ है। वांग बिल्कुल निडर खड़ा है। वो अंगड़ाई लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि उसे वैसे भी बोरियत महसूस हो रही थी, तो क्यों ना बाहर चलकर इन गुंडों को पीटकर थोड़ी एक्सपी ग्राइंड कर ली जाए। ये भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस सबको हैरान कर देता है। जैसे ही वांग अकड़ते हुए बाहर निकलता है, पूरे मैदान का माहौल एकदम शांत हो जाता है। गुंडों की बड़ी फौज के बीच लियू जीकैंग और उसका छोटा भाई लियू जीबाओ घमंड से खड़े हैं। लियू जीबाओ, जिसका हाथ वांग ने पहले ही पैक कर दिया था, गुस्से से चीख पड़ता है और अपने भाई को सब बताता है। लियू जीकैंग आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ दिखाई दे रही है। वो ताना मारते हुए कहता है कि बच्चे, तेरी इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो कहता है कि तू सच में यहां मौत के मुंह में आ गया। वांग ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि तेरा छोटा भाई रोता हुआ मेरे पास आया था और मुझसे लोगों का रोना देखा नहीं जाता। ऐसी बेइज्जती सुनकर लियू जीकैंग का दिमाग हैंग हो जाता है और वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है। गुस्से में दांत पीसते जीकैंग शर्त रखता है कि चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ जा और मेरे छोटे भाई के जूते अपनी जीभ से चाट, तब जाकर वो उसकी एक सेफ पेटी बनाएगा और बिना दर्द के पैक करेगा। वांग ये सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाता है। वो जीकैंग से पूछता है कि क्या तू आज सुबह कच्चा लहसुन खाकर आया है जो ऐसी बदबूदार बातें कर रहा है। हीरो का ये रोस्टिंग लेवल देखकर सब हैरान थे। जीकैंग का सब्र टूट जाता है। वो जोर से चीखता है कि इस बच्चे का टिकट कटना तय है। जीकैंग एक हैवी मेटल अवेकनर है। वो आसमान की तरफ चिल्लाता है और नए ओवर पावर्ड एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। उसकी पूरी बॉडी चमकते ठोस मेटल में बदल जाती है। जीकैंग हवा में उड़ता है और पूरी डेमोनिक ताकत से वांग पर एक जानलेवा और भयंकर हमला करता है। उसकी स्पीड ऐसी थी जैसे कोई बुलेट ट्रेन पूरी स्पीड से टकराने वाली हो, पर वांग अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलता। तभी वांग के दिमाग में उसका डिजिटल सिस्टम जोर जोर से बीप करने लगता है। सिस्टम की स्क्रीन पर एक लाल डेंजर नोटिफिकेशन चमकता है कि एक भयंकर ईविल ऑरा डिटेक्ट हुआ है। सिस्टम एक नया ऑप्शन देता है कि क्या होस्ट 100 गार्डियन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक माइटी वज्रा तलिस्मान रिडीम करना चाहता है। वांग बिना डर के अपने सिस्टम को कमांड देता है। एक चमकती हुई रोशनी उसके हाथों में आती है। वो तलिस्म को मुट्ठी में दबाकर क्रश कर देता है। जैसे ही तलिस्म क्रश होता है, वांग के चारों तरफ एक अभेद और सुनहरी शील्ड बन जाती है। लियू जीकैंग का भारी भरकम और ओवर पावर मुक्का जैसे ही उस गोल्डन शील्ड से टकराता है, मैदान में जोरदार धमाका होता है। धुआं छटने के बाद का मंजर देखकर सभी गुंडों का सिस्टम हैंग हो जाता है। वांग अपनी जगह पर मुस्कान के साथ बिल्कुल ठीक खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ लियू जीकैंग का ताकतवर हाथ उस बैरियर से टकराकर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। जीकैंग की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो घबराते हुए चीखता है कि यह असंभव है। उसकी हैवी मेटल बॉडी और जानलेवा अटैक का रत्ती भर भी असर कैसे नहीं हुआ। वांग हंसते हुए मजाक उड़ाता है कि क्या तू यहां सिर्फ गुदगुदी करने आया था। जीकैंग अचानक डर के मारे पीछे हटने लगता है। उसका इनवल्नरेबल माने जाने वाला मेटल आर्म अब बेकार लटक रहा था। जब खुद की पावर काम नहीं आती तो विलेंस बाप का नाम लेते हैं। जीकैंग रोते हुए कहता है कि उसका बाप डेप्यूटी लॉर्ड लियू पैंग शेंग है, जो 3 बार बड़ा मिलिट्री कमांडर रह चुका है। जीकैंग धमकी देता है कि उसे चोट पहुंचाई तो उसका परिवार वांग को पैक कर देगा, लेकिन हीरो कहां रुकने वाला था। वो ताना मारता है कि थोड़ी देर पहले तेरा भाई भी यही रोना रो रहा था। वांग उसकी गर्दन पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। जीकैंग गिड़गिड़ाने लगता है और रोते हुए भीख
मांगता है। वांग भीड़ को चेतावनी देता है कि आज के बाद किसी ने भी बच्चों पर हाथ उठाया तो उसका यही अंजाम होगा। भीड़ ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है। इधर सिस्टम बधाई देता है कि उसने इंसाफ कायम किया। इस अचीवमेंट के लिए 500 गार्डियन पॉइंट्स मिलते हैं। उसका टोटल की सेंस 2280 पॉइंट्स पर पहुंच जाता है। पर तभी आसमान में एक भयंकर धुएं का तूफान आता है। ज़ीकैंग रोते हुए जोर से चिल्लाता है और अपने बाप को मदद के लिए पुकारता है। एक भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। एक आदमी आसमान से सीधा लैंड करता है, जिसके आते ही टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। ये ज़ीकैंग का पिता डेप्यूटी लॉर्ड लियू पेंगशेंग था। वो गुस्से में फुफकारता है कि किसकी हिम्मत हुई जो लियू परिवार की बेइज्जती कर रहा है। यहाँ एक भयंकर प्लॉट ट्विस्ट आता है। पेंगशेंग एक थर्ड स्टेज अवेकनर है। उसके आते ही वांग का सिस्टम पगलाने लगता है। स्क्रीन पर लगातार रेड अलर्ट फ्लैश होने लगते हैं। सिस्टम वार्निंग देता है कि एक भयंकर लीथल थ्रेट डिटेक्ट हुआ है और दुश्मन का की सेंस 10,000 पॉइंट्स के ऊपर है। उसकी ताकत होस्ट से कहीं ज्यादा है। सब घबरा जाते हैं। वांग समझ जाता है कि उसका लेवल इस 10,000 पॉइंट्स वाले राक्षस के सामने कुछ नहीं है। पेंगशेंग घमंड में हंसता है और कहता है कि आज सबकी पेटी यही मैदान पर ही बनेगी। ऐसे जानलेवा माहौल में हमारा हीरो जेब से एक छोटा नोटबुक निकालता है। सामने मौत खड़ी है और ये भाई साहब आराम से होमवर्क वाली कॉपी में लिख रहे हैं। पेंगशेंग चिढ़ जाता है और ताना मारता है कि मौत के दरवाजे पर तुझे स्कूल का होमवर्क याद आ गया। वांग शांत अंदाज में जवाब देता है कि वो अपने पिता को मैसेज कर रहा है ताकि वो आकर इस घमंडी बुढ़े को पैक कर दे। पेंगशेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तेरा बाप कौन सी बड़ी तोप है, बुला ले अपने बाप को। वांग ने कॉपी पर लिखा था कि पिताजी, कोई आपके बेटे का टिकट कटना चाहता है। ऊपर आसमान के उस पार द हेवनली डाउ के लोक में बैठे वांग के पिता ये मैसेज पढ़ते ही भड़क उठते हैं। उनका गुस्सा आसमान छूने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई गॉड किंग के बेटे को छूने की। वो धरती की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा ध्यान से देखना, बाप तुझे असली राथ ऑफ थंडर दिखाएगा। इधर जमीन पर पेंगशेंग का सब्र खत्म हो जाता है। वो वांग को धमकाता है कि तेरा बाप कॉपी से बाहर नहीं आने वाला, तू मौत के लिए तैयार हो जा। वो अपनी सबसे खतरनाक डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा करता है। हाथ से काली बिजलियां निकलने लगती हैं, पर जैसे ही वो हमला करता है आसमान का रंग सुनहरा हो जाता है। एक आवाज आसमान फाड़ते हुए गूंजती है कि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। अगले सेकंड आसमान से एक भयंकर दिव्य बिजली सीधा नीचे गिरती है। ये साक्षात देवताओं का दंड था। वो पवित्र बिजली सीधा पेंगशेंग पर गिरती है और उसकी 10,000 पॉइंट्स की ताकत राख हो जाती है। धमाके के बाद वहां सिर्फ जलता क्रेटर बचता है। इस डरावने बॉस की गेम ओवर हो जाती है। दिव्य बिजली ने डेप्यूटी लॉर्ड लियू पेंगशेंग का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। वो खतरनाक अवेकन गुंडा जो थोड़ी देर पहले सबकी पेटी बनाने की धमकी दे रहा था, अब पूरी तरह जली हुई लाश जैसा दिख रहा है। भीड़ हैरान है कि ये आखिर कौन सी शक्तिशाली ताकत है। जमीन पर पड़ा वो ताकतवर शख्स डर के मारे थर-थर कांप रहा है। वो वैंग ज़ीकैंग के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि सरकार अब मत मारना, उसने हार मान ली है और आगे कोई लड़ाई नहीं करनी। वैंग शांत अंदाज में खड़ा है। वो उस गुंडे को चेतावनी देता है कि तुरंत एकेडमी से निकल जाओ और एक इज्जतदार इंसान की तरह जीना। भाई ये क्या लॉजिक है? जो विलन थोड़ी देर पहले भगवान बनने चला था वो अब कुत्ते की तरह भाग रहा है। लगता है राइटर ने पावर स्केलिंग को मजाक बना दिया है। विलेन का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो गया। तभी दिमाग में सिस्टम जोर से बीप करता है। सिस्टम होस्ट को ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करने और बुराई का टिकट काटने के लिए 3000 गार्डियन पॉइंट्स का भारी इनाम देता है। अब वैंग की स्पिरिचुअल पावर सीधा 5281 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। ये स्टेज 5 का पीक लेवल था। हीरो सोचता है कि पिता का हेवनली असिस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। उधर एकेडमी के अंदर माहौल तेजी से बदल रहा था। शहर के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन जू वहां पहुंच चुके हैं। वाइस प्रिंसिपल मक्खन लगाते हुए कहता है कि उनका यहां आना बड़ी इज्जत की बात है। वो वैंग की हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और इसे सेल्फ डिफेंस बताता है, पर कैप्टन जू कड़ी आवाज में कहते हैं कि वो यहां बच्चों की लड़ाई सुलझाने नहीं आए हैं। कैप्टन जू सख्त आदेश देते हैं कि इसी पल से एकेडमी को पूरी तरह लॉकडाउन किया जाता है। उनका ऑर्डर था कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं आएगा। वाइस प्रिंसिपल घबरा जाता है कि एकेडमी में अभी हजारों बच्चे हैं, ऐसे तो तबाही मच सकती है। कैप्टन जू घोषणा करते हैं कि अगर किसी ने आदेश तोड़ा तो उसका तुरंत टिकट कर दिया जाएगा, सीधा पैक कर दिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल डरकर पूछता है कि आखिर आफत क्या आ गई है। कैप्टन जू गंभीरता से बताते हैं कि एकेडमी के पीछे छिपी हुई एक भयंकर चीज अब अवेकन होने वाली है। ये सुनकर वहां मौजूद सबके होश उड़ जाते हैं। बाहर का दृश्य बेहद डरावना हो चुका है। मिलिट्री वालों ने अपनी असली बंदूकें तान रखी हैं। जियांग शिन खिड़की से बाहर झांकता है और डर कर कहता है कि ये फौज लियू ज़ीकैंग के बाप से भी ज्यादा डरावनी है। वो पूछता है कि क्या ये सब तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। वैंग शांत अंदाज में जवाब देता है कि अगर उनका टारगेट वो खुद होता तो दुश्मन दरवाजा तोड़कर सीधा क्लास में घुस चुके होते। अचानक वैंग को महसूस होता है कि उसका दोस्त जियांग शिन बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। जियांग पसीने से लथपथ होकर कहता है कि उसका ब्लड शुगर लो हो गया है। तभी वैंग के दिमाग में सिस्टम भयंकर वार्निंग देता है। सिस्टम उसे एक नया मिशन असाइन करता है कि तुरंत जैंगजी माइन को हासिल करो। वैंग हैरान होता है कि ये जैंगजी माइन क्या बला है।
सिस्टम बताता है कि ये एक खास क्रिस्टल है जो एकेडमी के पीछे खुफिया स्टेसिस पॉड में छिपा है। इसे इस्तेमाल करके कोई भी अपनी सेकंड अवेकनिंग हासिल कर सकता है और एबिलिटी आसमान छूने लगेगी। पर इस मिशन में एक बहुत खतरनाक कैच था। सिस्टम चेतावनी देता है कि इस मिशन का सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। अगर वो फेल हुआ तो टिकट कटने का चांस सीधा 95% है। ये आंकड़ा सुनकर वैंग का दिमाग बुरी तरह चकरा जाता है। सिस्टम एक और झटका देता है कि अगर उसने ये मिशन नहीं लिया तो आज रात 12 बजे उसका परमानेंट पैक होना तय है। वैंग रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कोसता है कि क्या पिता जानबूझकर उसकी पेटी बनवाना चाहते हैं। मजबूर होकर वैंग 200 गार्डियन पॉइंट्स देकर सिस्टम से एक बेसिक कंसीलमेंट टैलिस्मन खरीदता है। ये जादुई कार्ड उसे आने वाले 30 मिनट तक पूरी तरह गायब रखेगा। वैंग चुपके से उस खुफिया जगह की तरफ बढ़ता है। तभी सिस्टम का रडार बजता है और अलर्ट करता है कि पास में बहुत उच्च लेवल की स्पिरिचुअल पावर है। हीरो सोचता है कि ये ओवरपावर्ड सिस्टम सच में पागल हो चुका है। अंदर दाखिल होते ही वैंग देखता है कि एकेडमी की सीनियर छात्रा यन ची बुरी हालत में जमीन पर पड़ी है। यन चिल्लाती है कि खतरनाक दुश्मन ढूंढ रहे हैं, इसलिए दूर रहो। तभी बाहर से अचानक तलाशी की भारी आवाजें आती हैं। यन ची बुरी तरह निराश होती है, पर वैंग उसे बिल्कुल शांत रहने को कहता है। वो मैजिकल टैलिस्मन इस्तेमाल करके तुरंत दोनों को गायब कर लेता है। दुश्मन वहां आते हैं पर उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता और वो आगे निकल जाते हैं। यन ची हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वैंग सवाल टालता है और कहता है पहले इलाज जरूरी है। वो 500 गार्डियन पॉइंट्स खर्च करके शक्तिशाली लाइफ एलिक्सिर मंगवाता है। यंची गोली खाती है और जख्म तुरंत ठीक होते हैं। वो पूछती है ऐसी मैजिकल पिल कहां से आई। हीरो कूल बनते हुए कहता है ये आम मीठी गोली थी। भाई कैसा प्लॉट आर्मर है जहां मौत के सामने स्वैग चल रहा है। यंची मदद के बदले एक राज खोलती है। वो हवा में उड़ता हाइबरनेशन पॉड दिखाती है जिसे देखकर न्यूटन भी रो दे। बताती है कि इसमें ही जैनची माइन रखी है। पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। हीरो मजाक करता है बाप ने वीचार्ट पर बताया था। तभी विलन आता है और हंसते हुए कहता है मेरी प्यारी बेटी तुम यहाँ हो। ये विलन यंची का अपना पिता ही निकलता है। यंची चीखती है कि इस लड़के को जाने दो, पर बाप हंसता है कि इसका जिंदा जाना असंभव है। ये दुश्मन 4th स्टेज का अवेकनर था और वैंग की एबिलिटी 0 थी। यंची समझती है कि दोनों का टिकट कटना तय है। वो जज्बाती होकर कहती है अगले जन्म में वो गर्लफ्रेंड बनेगी। ये ओवर ड्रामेटिक सीन देखकर हंसी आती है। मौत सामने खड़ी और इनको रोमांस सूझ रहा है। यंची विलन की तरफ कूदती है ताकि वैंग बच सके। बाप आदेश देता है कि इस लड़के का सिस्टम हैंग कर दो। वोंग जिकांग के दिमाग में सिस्टम जोर से बीप करता है। सिस्टम अलर्ट देता है कि होस्ट के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने वाला है और सीवियर फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट होते हैं। अचानक सिस्टम फ्यूरी ऑफ रिवेंज नाम का हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट करता है। इस गुस्से के चलते सिस्टम उसे एक टेम्पररी अनलॉक देता है। ये कोई आम बफ नहीं था, बल्कि डिवाइन थंडर अवेकनिंग का ओवरपावर्ड एक्सपीरियंस कार्ड था। पर इसमें एक कैच था कि इसका ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट का था। वोंग गुस्से में चीखता है कि इन दुश्मनों ने उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की है, इसलिए अब इन सब का टिकट कटना तय है। वो चिल्लाता है कि आज सबकी पेटी बनेगी। दुश्मनों में अफरा तफरी मच जाती है और गुंडा चिल्लाता है कि मैडम इस राक्षस ने हमारे साथी को पैक कर दिया है। वो ओपन फायर करते हैं, पर वोंग गोलियों को देखकर हंसता है और कहता है कि ये सब खिलौने हैं। तभी प्लॉट आर्मर जवाब दे जाता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि थंडर कार्ड का समय 10 सेकंड बचा है और होस्ट की बॉडी पूरी तरह कोलैप्स होने वाली है। वोंग उस ओल्ड विच को धमकी देता है कि अगली एपिसोड में तेरा सिस्टम हैंग कर दूंगा। वो चुड़ैल हंसती है कि बच्चे तू मेरी पेटी नहीं बना सकता, पहले अपनी हालत देख। सिस्टम दोबारा बीप करता है और एनर्जी ओवरलोड की वार्निंग देकर फोर्स्ड शटडाउन शुरू करता है। 3, 2, 1 का काउंटडाउन होता है। वोंग सोचता है कि किस्मत ने अभी उसके टिकट नहीं काटा। दुश्मन चिल्लाते हैं कि इसे साइबॉर्ग बनाएंगे, पर वोंग कूद जाता है और ताना मारता है कि मुझे पकड़ना है तो अगले जन्म में आना। वो गिरते हुए यांची का नाम पुकारता है। भाई खुद का सिस्टम हैंग हो रहा है और इसको अभी भी हीरो बनना है। नया सीन शुरू होता है जहां वोंग की आंख खुलती है। सिस्टम बताता है कि होस्ट अवेकन हो चुका है, पर बॉडी रिकवरी सिर्फ 10% हुई है। हालत बेहद नाजुक थी। सिस्टम गार्डियन पॉइंट्स का बैलेंस दिखाता है जो 250 था। वोंग चिढ़ जाता है क्योंकि इसका मतलब इडियट होता है। वो गाली देता है कि तू किसको गाली दे रहा है। वो भूखा था और सोचता है कि किसी बड़े अमीर आदमी को ढूंढकर मुफ्त का खाना खाया जाए। तभी नजर पड़ती है कि सामने प्रेसिडेंट लिन, जिनका नाम लिंग यूफेई था, उन्हें कुछ गुंडे घेर कर खड़े हैं। एक गुंडा धमका रहा था कि इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दो। यूफेई इनकार करती है। वोंग समझ जाता है कि ये सब किन फैमिली के लोग हैं जो इस औरत की पेटी बनाना चाहते हैं। सिस्टम नया मिशन ट्रिगर करता है। लेडी बॉस की रक्षा पर 500 पॉइंट्स लो। साथ ही अमीर औरत के टुकड़ों पर पलने का टास्क भी एक्टिवेट होता है। इसे पूरा करने पर भी 500 पॉइंट्स मिलेंगे। वोंग खुश होता है, पर वो हिल नहीं पा रहा था। सिस्टम तुरंत 50 पॉइंट्स में ब्लफिंग लाउडस्पीकर और 200 पॉइंट्स में पावर पिल लेने का सजेशन देता है। वोंग अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर देता है। वोंग उन गुंडों के सामने जाता है और चिल्लाता है कि दिन दहाड़े तुम एक कमजोर औरत को परेशान कैसे कर सकते हो। गुंडों का लीडर उसकी फटी हालत देखकर मजाक उड़ाता है कि ये भिखारी कहां से आया। वोंग लाउडस्पीकर ऑन करता है और भारी आवाज में कहता है कि आंखें खोलकर देख, मैं स्वर्ग से उतरा साक्षात थंडर गॉड हूं और मेरा शरीर ट्रिब्यूलेशन प्रोसेस में है। ये नाटक देखकर सरदार हंसता है कि अगर तू थंडर गॉड है तो मैं जेड एम्परर हूं।
वो आदेश देता है कि इस भिखारी का टिकट काट दो। जैसे ही गुंडा आगे बढ़ता है, वोंग पावर पिल यूज करके ओवरपावर्ड गोल्डन फिंगर अटैक करता है। सिर्फ एक हिट से सामने वाले गुंडे का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, लेकिन इस अटैक ने वोंग की पूरी एनर्जी निचोड़ ली। सरदार समझ जाता है कि ये बंदा खतरनाक है और सबको एक साथ अटैक करने को कहता है। वोंग की हवा टाइट हो जाती है। वो यूफेई की गाड़ी के पास भागता है और कहता है, मैडम कार भगाओ। वो बहाना बनाता है कि उसका अल्टीमेट स्किल कूल डाउन पर है। भाई, सस्ती नेतागिरी करके भागना कोई इससे सीखे। यूफेई उसे कार में बैठने देती है, पर धमकाती है कि लिमिटेड एडिशन कार खराब मत करना। दोनों निकल जाते हैं। गाड़ी में वोंग आराम से बैठकर कहता है कि खूबसूरत मोहतरमा, तुम्हारी जान बचाने में मेरी ताकत खत्म हुई है, अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यूफेई चिढ़कर कहती है कि वो 1 लाख रुपए दे देगी, अस्पताल जाए। वोंग गुस्से में कहता है, क्या तुम भिखारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? वो उससे इमोशनल डैमेज और न्यूट्रिशन की कमी का पैसा मांगता है। यूफेई परेशान होकर पूछती है, आखिर कितने पैसे चाहिए? वोंग नाटक करता है और यूफेई का माथा देखकर कहता है कि उस पर भयंकर काला साया मंडरा रहा है जो तबाही लाएगा। वो खुद को उसका मसीहा बताता है। वो शर्त रखता है कि यूफेई उसके रहने का पूरा खर्चा उठाएगी और 5 मिलियन रुपए अलग से देगी। वो ढीठ बनकर धमकी देता है कि अगर उसे बाहर फेंका तो वो कार के पहिए के नीचे लेट जाएगा। यूफेई उस इंसान से हार मान लेती है। हवेली पहुंचते ही वोंग देखता है ये एकेडमी से भी बड़ी है। अंदर आते ही नौकरानी चोटिल यूफेई को देख पूछती है, ये अजीब आदमी कौन है? वोंग खुद को खास बॉडीगार्ड और चीफ फंक्शुई कंसल्टेंट बताता है। यूफेई थक कर आदेश देती है कि इसे साफ करो, खाना खिलाओ और मरने मत देना। वोंग ऐठते हुए लॉबस्टर की वीआईपी डिमांड करता है। लिन फैमिली की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। रिश्तेदार यूफेई पर दबाव डालते हैं कि अगले महीने उसे यंग मास्टर किन से शादी करनी पड़ेगी। अगर इनकार किया तो लिन ग्रुप का कैश फ्लो रोक दिया जाएगा। यूफेई चिल्लाती है कि वो उस पागल किन से कभी शादी नहीं करेगी जिसने अपनी 2 पत्नियों को पागल कर दिया है। रिश्तेदार उसे मजबूर करते हैं कि परिवार के लिए उसे बलिदान देना होगा, वरना सबका परमानेंट टिकट कट जाएगा। परिवार का भारी दबाव बढ़ते देख यूफेई बचने के लिए एक भयंकर झूठ बोल देती है कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुनकर पूरे रूम का सिस्टम हैंग हो जाता और सन्नाटा छा जाता। सब हैरान होकर पूछते हैं कि किससे शादी की है। तभी ड्रामा बढ़ता है और दरवाजा खुलने पर वोंग जिकांग सीधा अंदर आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चिकन लेग था जिसे वो मजे से चबा रहा था। भाई, क्या प्लॉट ट्विस्ट है, पहले भिखारी था और आज दामाद बन गया। वोंग खाते हुए सबको देखता है और कहता है कि ये मुर्गा बहुत स्वादिष्ट है, क्या थोड़ा और मिल सकता है? वो बिना डरे गुरूर से कहता है कि लगता है मीटिंग में भीड़ है, अपना काम जारी रखो। यहाँ उसका स्वैग एनिमे हीरो जैसा लग रहा था। मीटिंग रूम में सबके होश उस वक्त उड़ जाते हैं जब एक भिखारी जैसी हालत वाला हमारा हीरो वैंग जिकांग आकर खुद को प्रेसिडेंट लिन यूफेई का पति बताता है। यूफेई के पिताजी गुस्से से लान हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि ये सब बकवास है। रिश्तेदार ताना मारते हैं कि ये वही सड़क छाप भिखारी है जो बाहर घूम रहा था। लेकिन वैंग जिकांग कहां डरता है। वो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता और ससुर जी को टोकते हुए कहता है कि वो यूफेई का सच्चा प्यार है। वैंग यूफेई के कान में फुसफुसाता है कि इस नाटक में साथ देने के लिए उसे 5 मिलियन चाहिए। वैंग एक्टिंग चालू रखता है और सबके सामने सीना तानकर कहता है कि हाँ, उसके पास पैसा या पावर नहीं है, पर उसके पास एक सच्चा दिल है। वो पत्नी के लिए हर तूफान से गुजर सकता है। भाई, ये क्या लॉजिक है? कल तक दूसरी लड़की के साथ रोमांस था, आज नया सच्चा प्यार ढूंढ लिया। लाइटर का दिमाग हैंग हो गया है। ससुर जी उसे डांट कर भगाते हैं। वैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब इनकार का फायदा नहीं, क्योंकि शादी की पहली रात गुजर चुकी है। ये सुनकर पूरे परिवार का टिकट कटने जैसी हालत हो जाती है। यूफेई परिवार को चुप कराने के लिए ऐलान करती है कि कल ही कोर्ट जाकर वो शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उसके इस आखिरी फैसले ने सबकी बोलती बंद कर दी और वो सबको कमरे से निकाल देती है। दरवाजा बंद होते ही यूफेई का गुस्सा फट पड़ता है। वो वैंग को धक्का देकर अपना गंदा हाथ हटाने को कहती है। हीरो अकड़ते हुए हाथ सूंघकर हंसता है कि खुशबू बढ़िया है। इसके बाद यूफेई एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एग्रीमेंट देती है जो 1 साल के लिए वैलिड था। शर्त ये थी कि डिवोर्स के बाद वो 5 मिलियन देगी। वैंग ताना मारता है कि अमीर औरत भिखारी को भीखते रही है। वो कहता है पैसा बढ़ाओ, वो अपनी स्किल्स बेच रहा है, जिस्म नहीं। यूफेई चिढ़कर जवाब देती है कि उसे तुम जैसे कमजोर लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैंग का असली काम किन फैमिली को दूर रखना और नाटक करना है। वैंग मुस्कुराते हुए शर्तें रखता है। पहली शर्त, मास्टर बेडरूम उसे चाहिए। वो बहाना बनाता है कि जमीन पर सोने से उसकी रिकवरी रुक जाएगी और किन फैमिली आई तो वो ढेर हो जाएगा। मजबूर होकर यूफेई को काउच पर सोना मंजूर करना पड़ता है। दूसरी शर्त में वैंग एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मांगता है ताकि वो अमीरी का नाटक कर सके। यूफेई तंग आकर उसे 50,000 पर मंथ की लिमिट दे देती है। तीसरी शर्त सबसे अजीब थी। वैंग उसे यानची नाम की लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। यूफेई गुस्से में साइन करती है और उसे काउच पर जाने का आदेश देती है। वैंग के साइन करते ही उसके ओवर पावर्ड सिस्टम में धमाका होता है। सिस्टम स्क्रीन पर मैसेज आता है कि उसने पावर हाउस सन इन लॉ का अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। इनाम के तौर पर उसे सीधा 200 गार्डियन पॉइंट्स मिलते हैं और उसका रिकवरी लेवल तेजी से बढ़कर 500 तक पहुंच जाता है। वैंग सोचता है कि दामाद बनना बेकार डील नहीं, बिना मेहनत किए सीधा बफ मिल गया। वो अकेले में अपने बाप को बताता है कि अमीर खानदान में एंट्री मिल गई है।
बाप उसकी इस हरकत पर खुश होता है और कहता है कि मुफ्त का खाना भी कल्टीवेशन ही है। बाप उसे लिन फैमिली के पिछले पहाड़ पर जाने को कहता है क्योंकि वहां कुछ अजीब ऊर्जा छिपी है। वैंग सोच में पड़ जाता है। तभी वैंग की नजर यूफई की पीठ पर पड़ती है। उसे वहां डार्क एनर्जी का भयंकर रेडिएशन महसूस होता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जहर में यानची का ऑरा मिला हुआ था। वैंग तुरंत समझ जाता है कि यह डार्क टॉक्सिन का मामला किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। वैंग यूफई की तरफ बढ़ता है और उसका चेकअप करने की कोशिश करता है। यूफई डरकर चीखती है और उसे ठरकी कहकर गाली देती है। वैंग समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पीठ पर एक काला जहर फैल रहा है, पर यूफई उसे गुस्से में बाहर निकाल देती है। अगले ही पल यूफई के जिस्म में वो जहर अपना असली और खौफनाक रंग दिखाने लगता है। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगता है और दर्द बढ़ जाता है। वैंग तुरंत अपना सिस्टम ओपन करता है और 100 गार्डियन पॉइंट्स देकर एक पॉइजन सप्रेशन टैलिस्मैन रिडीम कर लेता है। जैसे ही वो टैलिस्मैन यूफई पर इस्तेमाल करता है, उसकी हालत थोड़ी सुधरती है। यूफई होश में आकर हैरानी से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वैंग सख्ती से कहता है कि ये डार्क एनर्जी का रेडिएशन है और अब पॉइजन उसके पूरे जिस्म में फैल चुका है। वो चेतावनी देता है कि अगली बार सिर्फ बेहोश होने से काम नहीं चलेगा, सीधा टिकट कट जाएगा। यूफई घबराती है और अस्पताल जाने की बात कहती है। वैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अस्पताल वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ वही उसे बचा सकता है और अब उसे साई की तरह साथ रहना होगा। यूफई मजबूरी में इस शर्त के लिए राजी हो जाती है। अब वैंग बाप के आदेश पर उस डरावने पिछले पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। रात का सन्नाटा बेहद डरावना था और वहां किसी खजाने का नामो निशान नहीं था। तभी उसके सिस्टम में लाल अलर्ट बजने लगता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि सिर्फ 300 मीटर आगे एक हाई लेवल का एंशिएंट बीस्ट मौजूद है जिसका एनर्जी रीडिंग पूरा एस लेवल का है। भाई एक सड़क छाप सीधा एस लेवल से भिड़ने जा रहा है। वैंग खुश होता है और सोचता है कि आखिर उसकी किस्मत चमक गई, शायद कोई महान ड्रैगन या फीनिक्स होगा। वो सिस्टम को दुश्मन स्कैन करने को कहता है। जब वैंग लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां कोई बड़ा भयंकर जानवर नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बिल्ली थी। हीरो चिढ़कर सिस्टम को गाली देता है कि क्या तेरा दिमाग हैंग हो गया है। तभी एक आवाज गूंजती है। बिल्ली गुस्से में बोलती है कि अनजान बच्चे, मैं कोई मामूली कैट डीमन नहीं बल्कि महान डेवाउरिंग बीस्ट हूँ। वैंग हंसता है और कहता है कि तू कैन खाने वाली बिल्ली लग रही है। बीस्ट गुस्से में धमकाता है कि अगर यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो तेरा यहाँ से जिंदा जाना असंभव है, तेरा परमानेंट पैक होना बिल्कुल तय है। वॉन्ग शांत अंदाज में पूछता है कि उसे चढ़ावा क्या चाहिए। जानवर अकड़ते हुए 100 ट्यूना फिश कैंस मांगता है। हीरो हैरानी से पूछता है कि तू किसी और को क्यों नहीं लूट लेता। जानवर बेशर्मी से कहता है कि वो अभी उसको ही लूट रहा है। भाई ये कैसा एस लेवल का खतरनाक बीस्ट है जिसकी डिमांड सिर्फ सस्ती मछली के डब्बे हैं। लगता है राइटर ने पावर स्केलिंग के साथ जानवरों की डाइट का भी मजाक बना दिया है। वॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास एक चीज है जो 10,000 गुना बेहतर है। हीरो सिस्टम को कमांड देकर सुप्रीम हैप्पी ग्रास रिडीम करता है। ये घास असल में बिल्लियों को पागल करने वाली कैटनिप थी। सिस्टम गारंटी देता है कि इसका असर सीधा दिमाग पर होगा। वॉन्ग घास उस बीच की तरफ फेंकता है। जैसे ही जानवर सूंघता है उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। वो बुरी तरह मचलकर चीखता है कि इसे जल्दी हवाले कर दे। हीरो शर्त रखता है कि बदले में उसे सारी बातें माननी पड़ेंगी। बीस्ट लालच में आकर हीरो का घोड़ा या बैल बनने को तैयार हो जाता है। वॉन्ग इस घमंडी जानवर का नाम फैट टाइगर रख देता है और वो नशे में झूमने लगता है। उधर प्रेसिडेंट लिन की हवेली में माहौल गर्म है। चेयरमैन लिन के सामने घमंडी बटलर किन खड़ा है। बटलर धमकी देता है कि उसके यंग मास्टर की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। वो आदेश देता है कि आज रात की एंगेजमेंट पार्टी में यूफेई को आना पड़ेगा। चेयरमैन लिन बहाना बनाते हैं कि यूफेई की तबीयत ठीक नहीं है, पर बटलर बात काटकर चेतावनी देता है कि वरना सारे लोन वापस ले लिए जाएंगे। तभी यूफेई का सगा भाई डरपोक निकला। वो पिता से कहता है कि यूफेई को रस्सियों से बांधकर पार्टी में ले जाओ। भाई खुद को बचाने के लिए सगी बहन की पेटी बनाने को तैयार है। ये कैसा रिश्ता है। यूफेई चिल्लाती है कि उसकी पहले ही लिव इन सोन इन लॉ वॉन्ग जिकांग से शादी हो चुकी है। बटलर शैतानी हंसी हंसते हुए बताता है कि आज रात उस बेकार दामाद को भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आना होगा। तभी दरवाजे पर हमारा हीरो वॉन्ग अपने पालतू फैट टाइगर को उठाए एंट्री मारता है। बटलर उसे घूरता और पूछता है कि क्या तू ही वो बेकार इंसान है। वॉन्ग फैट टाइगर से लूजर बताने को कहता है। फैट टाइगर बोल पड़ता है कि इस बुढ़े बटलर के शरीर की बदबू भयंकर है। फैट टाइगर भविष्यवाणी करता है कि बटलर का माथा काला पड़ चुका है और उसके साथ आज बेहद बुरा होगा। बटलर धमकी देकर निकलता है कि 8 बजे वांगजियांग टावर में अंजाम भुगतने आना। उसके घूमते ही वॉन्ग सिस्टम से मिस फॉर्चून टैलिस्मैन उस पर इस्तेमाल कर देता है। अगले पल बटलर सीढ़ियों से गिरता है और उसका दांत टूट जाता है। कहानी सीधा वांगजियांग टावर की लग्जरी पार्टी में पहुंचती है। एक मेहमान यंग मास्टर किन को बधाई देता है कि कुछ दिनों में पूरी डोंगजियांग सिटी पर उन्हीं का राज होगा। किन घमंड से बताता है कि आज रात सिर्फ उसकी और यूफेई की एंगेजमेंट नहीं, बल्कि आज किन खानदान पूरे लिन खानदान को निगल जाएगा। तभी पार्टी हॉल के दरवाजे खुलते हैं और यूफेई अपने पति देव वॉन्ग जिकांग के साथ अंदर आती है। मौजूद सारे अमीर लोग वॉन्ग के सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन हीरो किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना सीधा टेबल पर पहुंचकर मजे से पेस्ट्रीज खाने लगता है। वो खुशी से कहता है कि इन पेस्ट्रीज का स्वाद बढ़िया है। भाई इसकी तो अलग ही दुनिया चल रही है। सामने इज्जत नीलाम हो रही है और इसको सिर्फ मुफ्त का खाना दिख रहा है।
यंग मास्टर किन सामने आता है और कहता है कि यूफेई तुम आखिर आ ही गई। यूफेई घबराते हुए कहती है कि वो अपने पति के साथ सिर्फ डिनर करने आई है। किन मुस्कुराता है और वोंग की तरफ देखकर ताना मारता है कि सुना है तुम बहुत ताकतवर हो और अकेले ही ब्लैक ड्रैगन गैंग की पेटी बना दी थी। वोंग मुंह में पेस्ट्री भरकर मासूमियत से कहता है कि हाँ ठीक ठाक ही है, बस इस दुनिया में तीसरे नंबर पर हूँ। किन जेब से 1 मिलियन का चेक और डिवोर्स एग्रीमेंट निकालकर टेबल पर फेंक देता है। वो अकड़ते हुए कहता है कि इस पर साइन करो और दफा हो जाओ। किन धमकाता है कि अगर साइन नहीं किया तो अगले साल यही दिन उसके टिकट कटने का दिन बन जाएगा। ये सस्ता विलन डायलॉग था जिसका लॉजिक जीरो है। वोंग यूफेई से पूछता है कि लिन ग्रुप की कीमत क्या है। यूफेई बताती है 20 बिलियन। वोंग जोर से हंसता है और कहता है कि जो उसकी बीवी का है वो उसका है। वो किन का मजाक उड़ाता है कि तेरा मैथ किसी स्पोर्ट्स टीचर ने पढ़ाया था जो 20 बिलियन के बदले 1 मिलियन दे रहा है। ये रोस्ट सुनकर यंग मास्टर किन का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है और आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। किन चिल्लाता है कि अब तुम्हारी पेटी बन के रहेगी। वो गुंडों को आदेश देता है कि इसे पकड़ो और काम तमाम कर दो। वोंग शांत खड़ा रहता है और अपने पालतू फैट टाइगर को आगे कर देता है। फैट टाइगर तुरंत अपनी एक खास एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो एक भयंकर मेंटल प्रेशर अटैक छोड़ता है। एक ही पल में सारे गुंडे डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। किन हैरानी से पीछे हटता है और चिल्लाता है कि क्या इसकी बिल्ली कोई पौराणिक जानवर है। वोंग अकड़ते हुए कहता है कि ये एक डिवाइन बीस्ट है। किन गुस्से में गरजता है कि वो एक प्राउड अवेकेंड इंसान है जो सेकंड रेल्म में आता है। वो तेजी से वोंग का टिकट काटने आगे बढ़ता है। तभी वोंग का सिस्टम वार्निंग देता है और 1000 गार्डियन पॉइंट्स खर्च करके नई सर्वाइवल स्किल हासिल करने का ऑप्शन देता है। ये स्किल थी बेयर हैंडेड ब्लेड कैच। वोंग तुरंत अग्री करता है और स्किल एक्वायर कर लेता है। जैसे ही किन हमला करता है, वोंग एक हाथ से उसके भयंकर अटैक को बीच हवा में रोक लेता है। किन घबराकर चीखता है कि यह असंभव है। वोंग जोरदार झटका देता है और किन के घुटने जमीन पर पटक देता है। किन दर्द से चीखता है और वोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वापस जा और अपने पिता को इस नई ताकत का फरमान देना। हमारा ओवरपावर्ड हीरो वैंग जी कैंग पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। वो किन परिवार के गुंडों की आंखों में आंखें डालकर धमकाता है कि अब से लिन परिवार का सारा बिजनेस उसके हाथों में है। वो एक भयंकर वार्निंग देता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा लिन खानदान से पंगा लेने की कोशिश की तो वो पूरे किन परिवार का अस्तित्व नक्शे से मिटा देगा और सबकी पेटी बना देगा। अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हीरो की पत्नी लिन यूफेई बुरी तरह से कराहने लगती है और कहती है कि उसे बिल्कुल ठीक महसूस नहीं हो रहा। वो जमीन पर गिरने लगती है। वैंग समझ जाता है कि ये सब डार्क एनर्जी का भयंकर बैकफायर है। असल में फैट टाइगर ने थोड़ी देर पहले जो अपना ओवरपावर्ड डिवाइन बीस्ट प्रेशर छोड़ा था, उसकी वजह से गलती से यूफेई के अंदर का डार्क एनर्जी रेडिएशन ट्रिगर हो गया। भाई ये क्या लॉजिक है? अपना ही जानवर खुद की टीम का टिकट काट रहा है। लगता है राइटर ने प्लॉट लंबा खींचने के लिए दिमाग को डस्टबिन में डाल दिया। वैंग तुरंत अपने डिवाइन बीस्ट फैट टाइगर को आदेश देता है कि जल्दी रास्ता दिखाओ, हमें तुरंत घर वापस निकलना होगा। पीछे से किन बॉस चिल्लाता है कि उसका खानदान वैंग को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रास्ते में यूफेई की हालत और भी भयंकर हो जाती है। वो दर्द से तड़पते हुए कहती है कि उसके पैर पूरी तरह ठंडे पड़ रहे हैं। उसकी वाइटल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। वैंग जी कैंग परेशान होकर बोलता है कि जो एंटी पॉइजन टैलिस्मैन उसने लगाया था वो अब इस जहर को रोकने में नाकाम है। वो गुस्से में फैट टाइगर पर चिल्लाता है कि जल्दी राज खोलो। फैट टाइगर बताता है कि ये एक भयंकर डार्क एनर्जी रेडिएशन का स्पेल है जिसने अब उसकी पूरी बॉडी में विस्फोट कर दिया है। यूफे की कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए गायब होने वाली है। वैंग चिढ़ते हुए बोलता है कि सीधी भाषा में बताओ, इसे बचाऊं कैसे? फैट टाइगर बताता है कि आम डॉक्टर की दवाइयां यहाँ हैंग हो चुकी हैं। उन्हें एक प्राचीन और जादुई स्पिरिचुअल अर्ब ढूंढनी होगी जिसे 9 टर्न रीबर्थ ग्रास कहते हैं। उस घास से एक जादुई पिल बनानी होगी। सिर्फ उसी से ये डार्क एनर्जी दबाई जा सकती है। जानवर वार्निंग देता है कि अगर 3 दिन में स्पेल नहीं टूटा तो यूफे का परमानेंट पैक होना तय है। वैंग पूछता है कि ये घास कहाँ मिलेगी। फैट टाइगर बताता है कि पूरब दिशा में ऑटम माउंटेन की तरफ उसे अर्ब्स की आवाज सुनाई दे रही है। मुसीबत ये थी कि ऑटम माउंटेन का पूरा इलाका शक्तिशाली लाय परिवार के कब्जे में आता था। इधर घर पर लिन परिवार के रिश्तेदार रोना रो रहे थे। एक कहता है कि इसने किन खानदान से दुश्मनी ली और अब यूफे का टिकट कटने वाला है। एक बड़ा डॉक्टर भी वहां था जो हार मान चुका था और उसने साफ कह दिया कि वो इसका इलाज नहीं कर सकता। वैंग जी कैंग घोषणा करता है कि वो यूफे को लेकर ऑटम माउंटेन जाएगा और लाय परिवार से दवा मांगेगा। ये सुनते ही लोग ताना मारते हैं कि लाय परिवार इस प्रोविंस का सबसे बड़ा एंटीक बिजनेस चलाने वाला रॉयल खानदान है। उनका गुरूर इतना बड़ा है कि वो वैंग जैसे लिव इन सन इन लॉ को अपने दरवाजे की चौखट तक पर कदम नहीं रखने देंगे। वैंग अकड़ते हुए कहता है कि वो अंदर जा पाएगा या नहीं, ये तय करने वाले तुम लोग नहीं होते। हीरो तुरंत सिस्टम ओपन करता है और लाय खानदान का डेटा निकालता है। सिस्टम बताता है कि ये लाय खानदान असल में यूफे की मां का ही परिवार है। पुराने समय में जब मां ने पिता से शादी की थी तो लाय परिवार ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था।
हीरो मुस्कुराता है और सोचता है कि ऐसी पुरानी रिश्तेदारी है तो उसे उन रिश्तेदारों से मिलने जरूर जाना चाहिए। तभी वहां कमरे में यूफे का कजिन लाए वैंग एक शैतानी मुस्कान के साथ आता है। वो आते ही ससुर जी को अंकल कहकर पुकारता है और नाटक करते हुए बोलता है कि सुना है उसकी कजिन का टिकट कटने वाला है। ससुर जी परेशान होकर पूछते हैं कि वो यहाँ क्या लेने आया है। लाए वैंग बोलता है कि वो उनकी मदद करने आया है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिसमें लिखा था कि लिन ग्रुप के 51% शेयर्स लाए परिवार को दिए जाएंगे। अगर ससुर जी साइन करेंगे तो वो अपने दादाजी को यूफे का इलाज करने के लिए मना लेगा। उनके दादा एक मिरेकल डॉक्टर थे। ससुर जी और मां तुरंत शेयर से ज्यादा बेटी की जान को कीमती मानते हुए साइन करने को तैयार हो जाते हैं। भाई क्या घटिया रिश्तेदार है, इस मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन हड़प रहे हैं। तभी वैंग बीच में आता है और इस घटिया सौदे पर ताना मारता है। लाई वैंग चिढ़कर पूछता है कि तू कौन है, एक नौकर को बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। रिश्तेदार बताते हैं कि ये वही बेकार सन इन लॉ है। लाई वैंग उसे भिखारी कहकर बाहर निकलने को बोलता है, पर हीरो एटीट्यूड में कहता है कि वो लीगल पति है और जब तक वो साइन नहीं करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक रद्दी का टुकड़ा है। लाई वैंग गुस्से में आगे बढ़ता है, पर हीरो बिना देरी किए उसकी उंगली ऐसी बुरी तरह मोड़ देता है कि हड्डी टूट जाती है। वो रोते हुए चिल्लाता है। वैंग उसे धमकाता है कि जाओ अपने दादा से कह दो हीरो दवा खुद लेने आएगा और लिन ग्रुप का एक पैसा नहीं मिलेगा। लाई वैंग धमकी देता है कि वो ऑटम माउंटेन में उसके टिकट कटने का इंतजार करेगा। हीरो फैट टाइगर को तैयार होने को कहता है। जानवर बस खाने की शर्त पर खानदान तोड़ने को राजी हो जाता है। सिस्टम तभी मेन क्वेस्ट ट्रिगर करता है। हर्ब लेने के रिवॉर्ड में सिस्टम उसे ट्रेजर आइडेंटिफाइंग गोल्डन आय देता है। हीरो सोचता है कि एंटीक फैमिली के सामने ये आय पूरा चीट कोड है, पर तभी अचानक सिस्टम रेड अलर्ट देता है। यूफे की सांसें तेजी से टूट रही थीं और उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। डार्क एनर्जी सीधा दिल में घुस चुकी थी। सिस्टम बताता है कि 3 मिनट में दिल धड़कना बंद हो जाएगा। पहाड़ जाने का समय खत्म हो चुका था। वैंग सिस्टम से तुरंत इमरजेंसी सोल्यूशन मांगता है। सिस्टम 500 पॉइंट्स में गॉड लेवल मेडिकल स्किल कार्ड निकाल कर देता है जिसे प्योर यांग एनफोर्समेंट के साथ यूज करना था। वैंग मजबूरी में उससे माफी मांगता है कि अब करीब आना पड़ेगा। हमारा हीरो वैंग जीकोंग मजबूर होकर यूफे के करीब जाता है और कांपते हुए हाथों से माफी मांगता है कि अगर उसकी हरकत बुरी लगे तो माफ कर देना। वो बस जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने दिमाग को शांत रहने का आदेश देता है और कहता है कि वो इधर उधर नहीं देखेगा। वैंग गॉड लेवल स्किल और प्योर यांग इन्फोर्समेंट का एक भयंकर कॉम्बिनेशन बनाता है। उसके हाथों से चमकती रोशनी निकलने लगती है जो सीधा सील की तरह काम करती है। वो आहिस्ता से बोलता है कि बिल्कुल शांत रहो। यूफे घबराते हुए कहती है कि यह बहुत गर्म है। वैंग उसे हिम्मत दिलाता है कि बस आखिरी स्टेप बाकी है। जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है एक जोरदार झटका लगता है और दोनों की सांसें अटकी रह जाती हैं। वैंग जमीन पर गिर पड़ता है और पसीने से लथपथ होकर कहता है कि ये तो डार्क एनर्जी किंग की पेटी बनाने से भी ज्यादा थका देने वाला काम था। भाई प्लॉट आर्मर का लेवल देखो, हीरो मेडिकल डिग्री के बिना ऑपरेशन थिएटर चला रहा है और जान बचा ली। सीन सीधा ऑटम माउंटेन पर लाए परिवार के हवेली के बाहर शिफ्ट होता है। वैंग और उसका पालतू बीस्ट फैट टाइगर दरवाजे पर खड़े हैं। तभी 2 घमंडी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि ये लाए खानदान का रॉयल घर है, यहां भीख मंगने मत आओ। वैंग अकड़ते हुए अपना नाम बताता है और कहता है कि वो परिवार के मुखिया से मिलने आया है। गार्ड्स हंसते हैं और बताते हैं कि यंग मास्टर लाए ने पहले ही बता दिया था कि एक बेकार रिश्तेदार भीख मंगने आएगा। तभी पीछे से एक घमंडी आवाज आती है और वहां वो बेकार रिश्तेदार लाए वैंग चला आता है। वो ताना मारता है कि इस भिखारी का कटोरा कहां है। वो अपने गार्ड्स को भड़काता है कि ये वही बेवकूफ है जिसने उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार किया था। लाए वैंग के सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऐसे कपड़ों में ट्रेजर इवेंट में जाने की सोच भी मत, उनका कारपेट गंदा हो जाएगा। लाए वैंग शर्त रखता है कि अगर अंदर जाना है तो उसके पैरों के बीच से निकलना होगा और वो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा। भाई क्या लॉजिक है, ये सस्ते विलन अपने आप को गॉड लेवल क्यों समझते हैं। वैंग हिसकर बोलता है कि तेरे मुंह से बाथरूम जैसी बदबू क्यों आ रही है। लाए वैंग गुस्से में पागल होकर गार्ड्स को आदेश देता है कि इसकी टांगे तोड़ दो, पर तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है। शहर का सबसे बड़ा करोड़पति मिस्टर मा तैंग वहां पहुंच जाता है। गार्ड्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं और मा तैंग आकर वैंग को मास्टर कहकर सलाम करता है और हाथ जोड़ता है। वो कहता है कि कल वैंग ने जो फोन पर स्टॉक टिप दी थी उसने आज मार्केट में आग लगा दी है। मा तैंग उसकी चमचागिरी करता है और उसे जिंदा भगवान बताता है। वैंग कैजुअली कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, वो बस अंदर आना चाहता है पर ये गुंडे रास्ता रोक रहे हैं। मा तैंग गुस्से में लाए वैंग की तरफ घूमता है और धमकाता है कि मास्टर वैंग उसके खास मेहमान है, अगर उन्हें नहीं जाने दिया तो ये उसका अपमान होगा और वो लाए परिवार के सारे बिजनेस का टिकट काट देगा।
लाय वैंग डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और मक्खन लगाते हुए कहता है कि ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तुरंत रास्ता खोल देता है और वैंग अकड़ते हुए फैट टाइगर को कहता है कि आओ चलकर बढ़िया खाना खाते हैं। फैट टाइगर उस रिश्तेदार को घूरता है और कहता है कि इसकी शक्ल उसके लिटर बॉक्स से भी बुरी है। अंदर पहुंचते ही लाय वैंग अपने दादा को सब बता देता है। वो शिकायत करता है कि वैंग जीकांग सिर्फ मा तैंग के सपोर्ट की वजह से यहां घुस पाया। दादा चिल्लाता है कि उस भिखारी को एक कोने में खड़ा रहने दो, यहां आकर नाक मत कटवाए। वैंग उनके पास जाकर सीधे दवा मांगता है। दादा घमंड से कहता है कि अगर मेडिसिन चाहिए तो पहले इस ट्रेजर अप्रेजल इवेंट का टॉप प्राइज जीतना पड़ेगा, अगर जीत गया तो दवा मिल जाएगी। दादा माइक पर आकर सारे मेहमानों के सामने ऐलान करता है कि लाय परिवार का ट्रेजर अप्रेजल इवेंट शुरू हो रहा है। वो पर्दे हटाकर एक पुरानी पेंटिंग दिखाता है। वो बड़बड़ाता है कि ये टोंग डायनेस्टी के मास्टर ऊ दाओजी की ओरिजिनल सोंगजी तेनविंग किंग पेंटिंग है, जिसका दाम 300 मिलियन है। वहां खड़े सारे मेहमान वाह वाह करने लगते हैं और चमचागिरी करते हुए बोलते हैं कि ब्रश स्ट्रोक्स बिल्कुल असली है। लाय वैंग वैंग जीकांग की तरफ देखकर घमंड से कहता है कि आंखें फाड़ कर देख, तूने ऐसी नायाब चीज कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। यहां पर वैंग मुस्कुलाता है और सिस्टम कमांड देकर ट्रेजर आइडेंटिफाइंग गोल्डन आई एक्टिवेट कर देता है। गोल्डन आई एक्टिवेट होते ही वैंग के सामने पूरी रियलिटी सामने आ जाती है। वो ताना मारता है कि इन बेवकूफों ने 300 मिलियन एक क्विंग डायनेस्टी के बेकार रद्दी कागज पर खर्च कर दिए। यंग मास्टर लाई सच में एक इडियट अमीरजादा है। दादा गुस्से में चिल्लाता है कि तू क्या बकवास कर रहा है, इसे 3 टॉप एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया है। वैंग हंसकर कहता है कि वो सब बिके हुए एक्सपर्ट्स होंगे। वो सबको प्रूव करते हुए बताता है कि मास्टर ऊ दाओजी के ब्रश टेक्निक्स बिल्कुल सर्कुलर थे, जबकि इस फेक पेंटिंग में सीधे स्ट्रोक है। वो एक ब्लू लीफ स्ट्रोक की तरफ इशारा करके बताता है कि बीच में ही इंक की स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, जो क्लियर प्रूफ है कि ये नकली है। और जहां तक स्पिरिचुअल ऑरा की बात है, इन लोगों ने थोड़े से टूटे फूटे स्पिरिट स्टोन्स चिपकाकर फेक एनर्जी क्रिएट की है। वो गुस्से से पूछता है कि क्या यही इनके खानदान की असली स्किल है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब बोलते हैं कि ये असंभव है। दादा के पूरे खानदान का सिस्टम हैंग हो जाता है। वैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि असली खजाना तो स्टेज पर है ही नहीं। वो चुपचाप एक कोने में रखे एक बेकार से ब्रश होल्डर के पास जाकर उसके मालिक से दाम पूछता है। मालिक कहता है 500। वैंग तुरंत पैसे देकर उसे खरीद लेता है। सिस्टम में धमाका होता है क्योंकि उसके अंदर एक भयंकर हेवनली ट्रेजर स्पिरिट यैग मैरो छिपा था, जिससे वो रीबर्थ पिल बना सकता था। हीरो अकड़ते हुए कहता है कि 500 का ये आइटम उनकी 300 मिलियन की रद्दी से लाख गुना बढ़िया है। दादा अपनी आंखें फाड़कर देखता रहता है, पर वो कहता है कि ये यैग मैरो लाई परिवार का हिस्सा है। वैंग उसे उसकी शर्त याद दिलाता है कि टॉप प्राइज जीतने वाला कुछ भी मांग सकता है। वो उस पत्थर को रखता है और कहता है कि उसकी दूसरी शर्त यह है कि वो उनके पिछले पहाड़ से कुछ हर्ब्स लेगा। लाय परिवार के लोग हैरान होते हैं क्योंकि पिछले पहाड़ के रूइंस में जाना बाहरी लोगों के लिए सख्त मना था। तभी दादा एक शैतानी मुस्कान देता है और सोचता है कि रूइंस के बाहर भयंकर ट्रैप्स हैं। उन्हें वहां जाने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था। वो तय करते हैं कि इस अजीब लड़के को ही वहां मरने भेज देते हैं। उनके दिमाग में एक खौफनाक गेम चल रही थी। लाई परिवार की हवेली में भयंकर नाटक चल रहा है। परिवार का घमंडी दादा दिमाग में खौफनाक षड्यंत्र रचता है। वो शांत दिखने का नाटक करके वैंग से मीठी आवाज में कहता है कि यूफेई के पति होने के नाते तुम आधे लाई परिवार के सदस्य हो। दादा ऐलान करता है कि वो हीरो को पिछले पहाड़ के खुफिया रूइंस में जाने की इजाजत दे रहा है, पर इसके पीछे एक भयंकर शर्त थी। दादा कहता है कि अंदर जाने पर वैंग को सबसे आगे चलकर सबका नेतृत्व करना होगा। हीरो साजिश समझ जाता है। ये बुढ़े लोग उसे कैनन फॉडर बनाना चाहते थे ताकि ट्रैप्स का निशाना वो बन जाए। भाई ये क्या लॉजिक है? अपने दामाद का टिकट कटवाने के लिए पूरा खानदान स्कीम बना रहा है। राइटर ने इन विलन्स को दिमाग कम और घमंड ज्यादा दिया है। वैंग निडर होकर दादा को ताना मारता है कि ए बुढ़े, तुम्हारी सस्ती स्कीम इतनी जोर से गूंज रही है कि आवाज डोंग जोंग शहर तक सुनाई दी। हीरो की बोलती देखकर सबका सिस्टम हैंग हो जाता है। वैंग आगे चलने को राजी होता है, पर शर्त रखता है कि रूइन के अंदर जो खजाना मिलेगा, जो पहले उठाएगा वही उसका मालिक होगा। दादा मन में हंसता है क्योंकि उसे लगता है ये बेवकूफ लड़का ट्रैक्स में पैक हो जाएगा। वो शर्त मंजूर करके कहता है ये तभी होगा जब तुम जिंदा बचोगे। हीरो आत्मविश्वास से बोलता है चिंता मत करो। सौदा तय होते ही वैंग के दिमाग में रोशनी फ्लैश होती है। उसका ओवर पावर्ड सिस्टम नया क्वेस्ट ट्रिगर करता है। सिस्टम स्क्रीन बताती है कि इस खुफिया रूइन में सरवाइव करना है। मिशन जिंदा रहना और कोर एरिया तक पहुंचना था। इस मिशन को पूरा करने पर रिवॉर्ड शानदार था। उसे बेसिक फॉर्मेशन मास्टरी की रेयर एबिलिटी मिलेगी, जिससे वो जादुई चक्रव्यूह आसानी से समझ सकेगा।
वैंग सिस्टम का मैसेज पढ़कर मुस्कुराता है। वो अपने डिवाइन बीस्ट फैट टाइगर को जल्दी आगे बढ़ने का आदेश देता है। फैट टाइगर नाक चढ़ाते हुए बोलता है कि ये जगह बहुत बदबूदार है। उसकी नाक में सड़ी हुई स्मेल जा रही थी। भाई, एस लेवल का जानवर बदबू से डर रहा है, इसको लेजेंडरी बीस्ट इसने बनाया। वैंग हंसता है और कहता है, चलो इन इडियट्स को थोड़ा अंदर घुमाने ले चलते हैं। दोनों आगे चलते हैं और लाई परिवार की फौज पीछे चलने लगती है। रूइंस का माहौल डरावना था, अंधेरा और चुप्पी छाई थी। कुछ दूर चलकर ये ग्रुप रूइंस के खतरनाक ट्रैप्स वाले इलाके में पहुंचता है। वहां जमीन पर अजीब मैजिकल मार्क्स बने थे जो किसी का भी टिकट काट सकते थे। पीछे चल रहे घमंडी सदस्य फुसफुसाने लगते हैं। यंग मास्टर लाई अपने मिनियन ले शाओ को इशारा करके कहता है कि जैसे ही वो आगे बढ़े, धक्का देकर ट्रैप्स में गिरा दो ताकि इसका पैकअप हो जाए। ले शाओ शैतानी हंसी के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही मिनियन पीछे आता है, वैंग नाटक करके जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, ओ नो, मेरे जूतों के फीते खुल गए। ले शाओ अचानक रुक जाता है। तभी पीछे से यंग मास्टर इशारा करता है, धक्का दो। ले शाओ पूरी ताकत से वैंग पर हमला करता है। इसी सेकंड वैंग के सिस्टम में जोर की बीप होती है। सिस्टम अलर्ट देता है कि होस्ट पर भयंकर मलिशियस अटैक हुआ है और काउंटर अटैक का ऑप्शन देता है। वैंग 200 गार्डियन पॉइंट्स खर्च करके सिस्टम से सुपर बैड लक स्टिकर रिडीम करता है। ये जादुई स्टिकर किस्मत पूरी तरह खराब कर सकता था। वैंग चालाकी से वो स्टिकर लेई शाओ के जिस्म पर चिपका देता है। अगले पल वहां भयंकर कॉमेडी सीन शुरू होता है। लेई शाओ आगे बढ़ते ही फिसलता है और खतरनाक ट्रैप्स के बीच जा गिरता है। धमाका होता है। धूल छटने पर लेई शाओ की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ट्रैप ने उसकी पेटी नहीं बनाई, बल्कि अजीब इफेक्ट छोड़ दिया। लेई शाओ के कपड़े फट चुके थे और वो शर्मनाक हालत में खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी पूरी इज्जत उतार दी हो। उसका बाप गुस्से और शर्म से लाल होकर चिल्लाता है कि लेई शाओ, मैं अभी जिंदा हूं और तू सबके सामने अपनी पतलून क्यों उतार रहा है? ये नया फैशन कैसा है? लेई शाओ रोने लगता है और वैंग की तरफ उंगली उठाकर चीखता है कि ये सब तूने किया है, मैं तेरा टिकट काट दूंगा। वैंग मासूम बनने की एक्टिंग करके शांत अंदाज में जवाब देता है कि इंसान को उल्टा सीधा खाना खा लेना चाहिए, पर उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। भाई, विलेन ने पूरा सिस्टम ही कॉमेडी शो बना दिया। अपने जाल में फंसकर बेइज्जती करवाना सिर्फ इन्हीं इडियट्स का काम है। वैंग सबको चुप रहने और आगे चलने को कहता है। पूरा परिवार बेइज्जती का घूंट पीकर फिर चलने लगता है। काफी देर डरावने रास्तों को पार करके वो लोग रूइंस के आखिरी कोर एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने एक चमकती जगह थी जहां एंशिएंट शक्ति का ऑरा महसूस हो रहा था। जमीन पर एक दुर्लभ पौराणिक बूटी उगी हुई थी। ये वही लेजेंडरी होली मेडिसिन थी जिसे 9 फोल्ड रीबर्थ हर्ब कहते हैं। इसे देखकर सबके चेहरे पर भयंकर लालच आ जाता है। पर उस बूटी के ठीक पीछे एक बेहद विशाल और खतरनाक स्वॉर्ड एरे यानी तलवारों का भयंकर जादुई चक्रव्यूह बना हुआ था। स्वॉर्ड एरे की चमक और शक्ति बता रही थी कि इसके पीछे महान एंशिएंट स्वॉर्ड मास्टर की अनपैरेलल्ड लेगेसी छिपी है। ये ताकत किसी को भगवान बना सकती थी। दादा और उसका बेटा ताकत देखकर लालच में अंधे हो जाते हैं। दादा चिल्लाता है कि किस्मत खुल गई, हमने सबसे बड़ा जैकपॉट मार लिया है। लालच इस कदर बढ़ गया था कि वो अपनी शर्त भूल जाते हैं। दादा चिल्लाने लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, सारी ताकत और होली मेडिसिन सिर्फ मेरी है। वो अपने मिनियंस को आदेश देता है कि जल्दी आगे बढ़ो, स्वॉर्ड एरे को तोड़ दो और एंशिएंट लेगेसी के साथ होली मेडिसिन पर कब्जा कर लो। गुंडे आगे बढ़ते हैं, पर स्वॉर्ड एरे के करीब पहुंचते ही भयंकर जानलेवा दबाव उन पर हावी हो जाता है। ये दबाव इतना खतरनाक था कि उन गुंडों के पैर जमीन पर जम जाते हैं। दादा घबराता हुआ चीखता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है और वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। अरे तोड़ना असंभव देख वो किसी और को बलि का बकरा बनाकर आगे का रास्ता साफ करने भेजते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो वैंग जिकांग आराम से खड़ा उस चक्रव्यूह को पूरी तारीफ के साथ निहार रहा था। हीरो कहता है कि ये शानदार स्वर्ड्समैनशिप है। तलवार की एनर्जी का एक एक कतरा फ्लॉलेस लग रहा था। तभी पालतू डिवाइन बीस्ट फैट टाइगर बोलता है कि उसे ये स्वर्ड आर्ट जाना पहचाना लग रहा है। वो पत्थर पर लिखी स्वर्ड मैनुअल की तरफ इशारा करता है और फेंकता है कि अपने जमाने में वो ऐसी तलवारों का इस्तेमाल सिर्फ दांत कुरेदने के लिए करता था। जिसने ये अरे बनाया वो तब पैदा भी नहीं हुआ था। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक जानवर तलवार से दांत साफ करता था। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। इसी वक्त वैंग के ओवरपावर्ड सिस्टम में अचानक धमाका होता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि यहाँ एक एंशिएंट रेमिनेंट मौजूद है जिसका नाम ब्लू लोटस स्वर्ड सॉन्ग है। सिस्टम तुरंत उस एंशिएंट नॉलेज को पार्स करना शुरू कर देता है,
पार्सिंग का प्रोग्रेस 10% और फिर 20% दिखाने लगता है। वैंग भीड़ की आवाजों से परेशान होकर सबको चुप रहने को कहता है और ऐलान करता है कि वो नई पावर सीखने जा रहा है। वैंग की बात सुनकर घमंडी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो मजाक उड़ाते हैं कि काल सामने है और ये बेवकूफ इन लकीरों को सीखने का नाटक कर रहा है। दादा गुस्से में चिल्लाता है कि वो और इंतजार नहीं कर सकता। वो वैंग को एक हारा हुआ इंसान मानता है और आदेश देता है कि इसे चक्रव्यूह में पैक होने दो। ग्रैंड एल्डर अपना आखिरी और खतरनाक ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो गरजता है कि अब वो लोग जबरदस्ती इस अरे के आर पार जाएंगे। वो अपनी शक्तिशाली टाइगर शार्क एबिलिटी इस्तेमाल करता है, पर स्वर्ड अरे की ताकत के सामने टेक्निक बिल्कुल रद्दी साबित होती है। वो रोते हुए चीखता है कि ये इंसान के बस की बात नहीं, आज सबका टिकट कटना तय है। उधर सिस्टम में पार्सिंग पूरी हो जाती है। सिस्टम बधाई देता है कि उसने ब्लू लोटस स्वर्ड सॉन्ग का पहला लेवल सीख लिया है। हीरो का नया एबिलिटी अनलॉक होता है जिसका नाम 10,000 स्वर्ड्स रिटर्न टू 1 था। हीरो अकड़ते हुए ताना मारता है कि ये बस आम सा स्वर्ड अरे है, इसमें रोने की क्या जरूरत है। वो पेड़ की टहनी उठाता है और सबको घूरते हुए कहता है कि ध्यान से देखो, असली तलवार ऐसे चलाई जाती है। जैसे ही वो टहनी घुमाता है, वहां भयंकर स्वर्ड इंटेंट मैनिफेस्ट होने लगता है। एक झटके में वो अरे तोड़ देता है और दवाई हासिल कर लेता है। वो खुश होता है कि अब यूफी की जान बच जाएगी। तभी उसे वहां मदर चाइल्ड एनर्जी बॉक्स दिखता है। फैट टाइगर चेतावनी देता है कि बॉक्स को मत छूना, इसमें भयंकर डार्क एनर्जी छिपी है। वैंग दवाई हासिल करता है तो दादा अपना असली रंग दिखाता है। वो लालची कुत्तों की तरह आगे आकर आदेश देता है कि स्पिरिचुअल मेडिसिन तुरंत उसके हवाले कर दी जाए। वैंग पूछता है, क्या पेट्रियार्क साहब लूट मार पर उतर आए हैं? दादा चिल्लाता है कि एहसान फरामोश मत बनो, ये रूइंस लाई परिवार की संपत्ति है, इसलिए अंदर की हर चीज पर उनका ही अधिकार है। दादा धमकी देता है कि यूफी का पति होने के नाते आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर शांति से दवाई दी तो जान बख्श देगा, वरना यही जगह कब्रिस्तान बनेगी। हीरो दोगली हरकत पर ठहाका लगाता है। वो ताना मारता है कि जब अरे तोड़ना था तो डर कर रो रहे थे और अब हड्डी दिखी तो कटने दौड़ पड़े। तभी ओवरपावर्ड सिस्टम नया टास्क इशू करता है कि लाई परिवार का सफाया करो। रिवॉर्ड में सिस्टम शॉप का टियर 2 अनलॉक होगा। वैंग खड़ा होता है और कहता है कि जब तुम्हारा टिकट कटने का मन है तो आज कोई जिंदा नहीं जाएगा। ग्रैंड एल्डर वैंग को धमकाता है कि अगले जन्म में घमंड मत करना। वो गुंडों को आदेश देता है कि दवाई बचाते हुए इस लड़के का सिस्टम हैंग कर दो। वैंग कहता है कि इनको रिश्तेदार समझकर छोड़ने वाला था, पर इन्होंने खुद काल को दावत दी है। ग्रैंड एल्डर पूरी ताकत से हमला करता है, पर वैंग हिलता तक नहीं। वो पेड़ की टहनी से स्वर्ड एनर्जी प्रोजेक्शन करता है। दूर से एक भयंकर किरण निकलती है जो सीधा ग्रैंड एल्डर से टकराती है। 1 सेकंड में उस बूढ़े का परमानेंट टिकट कट जाता है। दादा घबराकर चीखता है कि तुम मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर हो। वैंग गुस्से में कहता है कि अब पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। वैंग दादा की आंखों में देखते हुए पूछता है कि बरसों पहले लेवान को परिवार से क्यों निकाला गया था। दादा घबराकर झूठ बोलता है कि वो सब बीते वक्त की बात है और वो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो नाटक करके वैंग को दामाद बोलता है। हीरो गुस्से में हंसता है कि जब मारने का ऑर्डर दे रहे थे तब रिश्ता याद नहीं आया। तभी फैट टाइगर आगे आता है और बताता है कि ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। उसके शरीर से GU वर्म्स की वही सड़ी हुई बदबू आ रही है जिस जहर से यूफी की मां को मारा गया था। वैंग समझ जाता है कि पैसे और ताकत के लालच में इस दादा ने खुद अपनी बेटी को जहर दिया, उसे बीमार किया और मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। दादा अपनी गलती छुपाने के लिए सारा इल्जाम मरे हुए ग्रैंड एल्डर पर डाल देता है कि उसने ही साजिश रची थी, पर हीरो ये झूठ नहीं मानता। जब काल सामने दिखता है तो दादा टूट जाता है और सच उगलने लगता है। वो रोता हुआ बताता है कि उसने ही ऑर्डर दिया था क्योंकि लेवान को परिवार का सबसे बड़ा राज पता चल गया था। वो राज ये था कि लाई परिवार ने अपना साम्राज्य दूसरों की ऊर्जा चुरा कर बनाया था। लेवान इस घटिया काम को रोकने वाली थी, इसलिए दादा ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दादा अब घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाता है कि उसे बख्श दो, लाई परिवार की सारी दौलत वैंग की हो जाएगी और वो हमेशा नौकर बनकर रहेगा। घमंडी दादा अब घुटनों पर गिर चुका था। वो रोते हुए गिड़गिड़ाता है कि दौलत, रुतका और पूरा लाई खानदान अब हीरो का है। पर वैंग जीकांग शांत अंदाज में कहता है कि अब मरे हुए लोगों पर इल्जाम लगाने का वक्त गुजर चुका है। दादा अपने परिवार और यूफेई का वास्ता देकर भीख मांगता है कि इस बार लाई परिवार को बख्श दिया जाए। हीरो ताना मारता है कि जब उसकी पत्नी का टिकट कटने वाला था तब इनमें से किसी को परिवार की याद क्यों नहीं आई। दादा रोता है कि वो अंधा हो गया था और अब वो कुछ भी करने को तैयार है, बस उसे माफ कर दिया जाए। वो अभी परिवार का मुखिया बनने और 10,000 करोड़ के एसेट्स, कंपनी शेयर्स और सारी कमाई हीरो के कदमों में रखने की पेशकश करता है।
तभी वो बेकार रिश्तेदार लाइ वैंग आगे आता है और कुत्ते की तरह झुककर कहता है कि वो आज से हीरो का वफादार कुत्ता बनेगा। अगर उसे पूरब जाने को कहा जाए तो वो पश्चिम नहीं जाएगा। भाई ये क्या लॉजिक है? जो विलन थोड़ी देर पहले अकड़ रहा था वो अब भौं-भौं करके आवाज निकाल रहा है। लगता है राइटर ने इनकी इज्जत का पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया है। वैंग जीकांग इस सस्ती नौटंकी को देखकर जोर से हंसता है। क्या ये लोग उसे चंद कौड़ियों से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? हीरो पूरे गुरूर के साथ दादा को बताता है कि उसे इनकी इस रद्दी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका पैसा उसके लिए रद्दी कागज के बराबर है। वो कहता है कि उसकी मंजिल सितारों और समुद्र के बीच है, जबकि ये सब लोग सिर्फ कीचड़ का एक ढेर है। दादा और बेटे के होश उड़ जाते हैं। बेटा परेशान होकर पूछता है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि हीरो ने माफ करने से इनकार कर दिया है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका पूरा खानदान अब हमेशा के लिए पैक होने वाला है। दादा जमीन पर गिरकर कोसता है कि उसने अपने ही हाथों से लाए परिवार की आखिरी उम्मीद का टिकट काट दिया। उसने एक आसमान में उड़ने वाले असली ड्रैगन को कीचड़ की मछली समझने की भयंकर गलती की थी। इसी पल हीरो के ओवर पावर्ड सिस्टम में चमक उठती है। सिस्टम स्क्रीन पर नया अचीवमेंट अनलॉक होता है, जिसका नाम था अबैंडन्ड लाइक अ वॉर्न आउट शू। इस डोमिनेंस के बदले सिस्टम उसे 500 गार्डियन पॉइंट्स का शानदार बफ देता है। हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि भले ही उसे इस कचरे जैसे परिवार की परवाह नहीं है, पर वो अपने मेंटल डैमेज का मुआवजा जरूर वसूल करेगा। दादा घबराते हुए हीरो को लाए परिवार का 100 साल पुराना कलेक्शन दिखाता है और कहता है कि वो जो चाहे ले ले। वैंग जीकांग आराम से अंदर जाता है, जैसे किसी मॉल में मुफ्त की शॉपिंग कर रहा हो। वो कहता है कि ये सिर्फ मुआवजा है, ऐसे मत देखो जैसे घर पर कब्जा हो रहा हो। हीरो अपने पालतू डिवाइन बीस्ट फैट टाइगर को आदेश देता है कि जाओ अपना डिनर कर लो। दादा मक्खन लगाकर बोलता है कि खजाने में से जो पसंद आए उसे लाई परिवार का तोहफा समझें। फैट टाइगर अंदर घुसकर आतंक मचा देता है। हीरो एक टैंग सैंकाई की पौराणिक पॉटरी को देखकर उसे नकार देता है। तभी उसकी नजर एम्परर हुईजोंग ऑफ सॉन्ग की एक नायाब पेंटिंग पर पड़ती है। कंडीशन बढ़िया देखकर हीरो इसे यू फेई के कमरे की सजावट के लिए ले लेता है। उधर फैट टाइगर ने परदादा की सारी कीमती जादुई हर्ब्स खाकर सफा चट कर दी। दादा की आंखें फटी रह जाती हैं। हीरो झूठी निराशा दिखाते हुए कहता है कि लाए परिवार के पास तो ज्यादा कुछ था नहीं, आज के लिए इतना मुआवजा काफी है, और वो निकल जाते हैं। उनके जाते ही दादा जमीन पर गिर पड़ता है और बेटा चिल्लाता है कि वो लोग कंगाल हो चुके हैं। कहानी लिन परिवार के घर शिफ्ट होती है, जहां हालत बेहद नाजुक थे। लिन यूफे अभी तक पूरी तरह बेहोश थी। यंग मास्टर किन खड़ा डॉक्टर से सवाल कर रहा था। डॉक्टर डरते हुए बताता है कि यूफेई की बॉडी पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और अगर जबरदस्ती होश में लाया गया तो सीधा टिकट कट जाएगा। पर किन को वहां पर कोई परवाह नहीं थी। वो शैतानी अंदाज में कहता है कि उसे सिर्फ लड़की की चलती सांसें चाहिए। वो आदेश देता है कि यूफेई को हार्ट स्टिमुलेंट का इंजेक्शन दिया जाए, क्योंकि उसे आज रात शादी में शामिल होना ही होगा। भाई ये क्या लॉजिक है? लड़की मौत के मुंह में है और विलन को शादी का ढोंग रचाना है। राइटर ने विलन को दिमाग की जगह सिर्फ जिद दी है। किन अकेले में वैंग जीकांग को कोसता है कि वो सड़क छाप बाहर ही पैक हो गया होगा। वो गुस्से में बड़बड़ाता है कि अगर हीरो जिंदा वापस आया तो वो पत्नी को छीन लेगा। तभी दरवाजे पर एक भयंकर तेज आवाज होती है। वैंग जीकांग अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका था और कहता है कि उसकी पत्नी को ठीक करने की दवाई उसके पास ही है। लिन परिवार के गार्ड्स की जगह किन परिवार के सस्ते गुंडों ने ले ली है। किन का ऑर्डर गूंज रहा था कि लड़की को दवाई दो। हीरो गरजता है कि किन परिवार आज अपना टिकट कटवाने आया है। फैट टाइगर गुस्से में आगे कूदता है और चिल्लाता है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके मालिक की पत्नी को हाथ लगाने की। हीरो फैट टाइगर को खुली छूट दे देता है और गुंडे आगे बढ़ते हैं। एक गुंडा हीरो से पूछता है, तू कौन है? वो गुंडा हीरो का सिस्टम हैंग करने की धमकी देता है, पर हीरो शांत खड़ा था। गुंडे घेर लेते हैं, पर हीरो भागने के बजाय उल्टा उन पर हावी हो जाता है। वो अपनी नई ओवर पावर्ड एबिलिटी ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग का इस्तेमाल करता है। हवा में भयंकर विंड ब्रेकर और आप फैल जाता है। हीरो अपने जिस्म से ट्रू की को बाहर निकालकर एक भयंकर स्वॉर्ड एनर्जी बनाता है। ये ताकत देख गुंडों का लीडर डरकर चिल्लाता है कि क्या ये लड़का मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है? हीरो अकड़कर कहता है कि वो उनका बाप है। सब गुंडों की पेटी बन जाती है और यूफेई के माता पिता हैरान रह जाते हैं। हीरो सोचता है कि ये नई तलवारबाजी सच में कमाल की है और इस ताकत ने उसे बिल्कुल निराश नहीं किया। ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊं तो कमेंट्स में बताओ, और अगर किसी और सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो उसका नाम भी कमेंट करो। लेकिन एक बात क्लियर बोलूं, तुम लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, और कमेंट्स भी नहीं आते। भाई ये सब फ्री है, बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। कमेंट जरूर करना, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा।